हेलो फ्यूचर डॉक्टर, कैसे हैं प्यारे प्यारे बच्चों। उम्मीद कर रहे हैं बहुत ही अच्छे से तैयारी चल रही होगी बच्चों। तो बच्चों, जैसा कि पता है आज आपका नीट का टेस्ट नंबर है 5 और जिसका टॉपिक है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ एंड आपका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। बच्चों, आपको इतना समझ जाना चाहिए कि स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन और सेल द यूनिट ऑफ लाइफ ये दोनों बेटा आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में आते हैं। अगर इनको मैं क्वेश्चन में कन्वर्ट करूँ तो कम से कम मिनिमम 3 से 4 क्वेश्चन आपका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन से और 3 से 4 क्वेश्चन आपका सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से। ये दोनों मिला के 8 या 6, 7, 8 इतने क्वेश्चन का वैल्यू रखता है। चलिए, हमारा मिशन है 2025 के लिए अब पढ़ने का अधिकार सबको और डॉक्टर बनने का भी अधिकार सबको। इस मिशन के तहत इसका हम लोग आज पेपर डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन डायग्राम ऑफ कॉकरोच, अपर लिप, लेबियम, अ टाइप ऑफ माउथ पार्ट, नन। तो अगर हम इसमें देखें बेटा इस क्वेश्चन में, तो जरा ध्यान से देखिए इसको मैं कैसे पहचानता हूँ। माउथ पार्ट तो है, लेकिन यहाँ पे अगर ऐसे मैं करता हूँ तो यहाँ पे एल की फीलिंग आती है। तो बेटा एल से क्या होगा? लोअर लिप, और लोअर लिप का नाम होता है लेबियम। ठीक है, तो अपर लिप तो गया, लेबियम हो जाएगा आंसर। और टाइप ऑफ माउथ पार्ट ये भी सही हो जाएगा, लेकिन पूछा क्या है, ध्यान रखना, इनकरेक्ट पूछा है। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा आपका पहला। अगर एक करेक्ट पूछता तो दूसरा तीसरा दोनों हो जाता। जो लैब्रम बनता है बेटा वो आपका कुछ इस प्रकार से बनता है, यू जैसा बनता है। तो लैब्रम या अप जैसी फीलिंग आती है, तो अपर हो गया। मैक्सिला मैंडिबल का भी फिगर याद कर सकते हैं, और जो जीभ जैसा दिखे वो क्या होता है? हाइपोफैरिंक्स टंग। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन डायग्राम। इस डायग्राम को देखा तो मैंने लैक्यूना का देखते ही समझ में आ गया कि आपका क्या है बेटा, ये आपका हार्ड कनेक्टिव टिश्यू स्पेशलाइज्ड बोन और कार्टिलेज हैं। और टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू सही है, न्यूरल टिश्यू नहीं होगा, टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यू नहीं होगा, एपिथेलियल टिश्यू नहीं होगा। कनेक्टिव टिश्यू में भी वो भी किस कैटेगरी में आएगा बेटा? स्पेशलाइज्ड। दो कैटेगरी आते हैं, कार्टिलेज और बोन। ठीक है। हाउ मेनी आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। तो सेल ऑर्गेनल में बेटा अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर में एक होता है विदाउट मेम्ब्रेन बाउंड। अब सर विदाउट मेम्ब्रेन बाउंड कौन कौन होता है? तो विदाउट मेम्ब्रेन बाउंड की अगर हम कंपैरिजन करें तो वहां पे आता है राइबोसोम। और सर इसके सामने आपको लिखना चाहिए यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब ये हर जगह कॉमन है, चाहे प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट, कोई भी कोशिका हो उसमें राइबोसोम जरूर मिलेगा। टाइप अलग हो सकते हैं, 70S 80S टाइप के। आगे की बात करते हैं, एक और है जो विदाउट मेम्ब्रेन होता है, सेंट्रोसोम। सर ये स्पेसिफिक जगह पे है, जैसे कि एनिमल पे, वो भी सारे एनिमल में, मोस्ट एनिमल। ठीक है ना। तो दो ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो विदाउट मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। तीन स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस, इसके बाद बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ये तीनों कैसे ऑर्गेनल होते हैं बेटा? डबल मेम्ब्रेन बाउंड। अब इनको छोड़ के जो भी ऑर्गेनल होंगे वो कैसे होंगे? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड। तो लाइसोसोम सिंगल होगा। अब एक चीज और है, ये तो मेम्ब्रेन विदाउट मेम्ब्रेन ऑर्गेनल लिखा मैंने है, लेकिन बेटा न्यूक्लियस के अंदर दो स्ट्रक्चर हैं, जैसे कि क्रोमोसोम और न्यूक्लियोलस। ये ऑर्गेनल तो नहीं है, ये न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, इनसाइड न्यूक्लियस है, ऑर्गेनल की कैटेगरी में तो नहीं आएगा। लेकिन ये भी कैसे होते हैं? ए मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होते हैं। तो ध्यान देखिए, इस क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया, स्ट्रक्चर बोला है ना कि ऑर्गेनल पूछा है। तो ये न्यूक्लियोलाई में मेम्ब्रेन नहीं होगा, लाइसोसोम में सिंगल हो गया, माइक्रोबॉडीज मेम्ब्रेन बाउंड होगा, वैक्यूल मेम्ब्रेन बाउंड होगा, न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन होगा, क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन होगा। तो आपका बेटा खाली 3 सही हो जाएंगे, तो आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट मैच? कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल अमीबा में पाया जाता है, बिल्कुल सही है, अमीबा हो गया। प्रोटिस्टा के मेंबर में पैरामीशियम भी। फूड वैक्यूल भी यूनिसेलुलर में बनता है प्रोटिस्टा में। ल्यूकोप्लास्ट, ये ऐसा प्लास्टिड होता है जो कलरलेस कहलाता है। मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल गलत हो जाएगा, मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल को बोलते हैं टोनोप्लास्ट। और प्लास्टिड के 3 कैटेगरी आते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होता है, स्टोरेज ऑफ फूड करता है। एमाइलोप्लास्ट स्टार्च, और इलायोप्लास्ट फैट्स एंड ऑयल, और आपका एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन का स्टोरेज करता है। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल हेल्प करता है ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। फिगर को देख के देखिए, मैच करेक्ट नहीं इनकरेक्ट करना, जरा ध्यान से करिएगा। क्लोजली एसोसिएटेड टू स्केलेटल मसल, आपका ये जो मसल है ये स्केलेटल मसल है। और सर ये देखिए क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखना चाहिए था क्लोजली एसोसिएटेड स्केलेटल, यानी बोन और कार्टिलेज से जुड़ा है, ये तो खुद ही स्केलेटल मसल है। चलिए ठीक है, लेकिन सही है, चल जाएगा। स्केलेटल मसल कैसा होता है? सिलेंड्रिकल होता है, मल्टी न्यूक्लिएट होता है, स्ट्रैप्ड होता है, और वॉलंटरी इन फंक्शन होता है। ब्लड वेसल में इंटरनल ऑर्गन है तो कैसा पाया जाएगा? स्मूथ इनवॉलंटरी विसरल मसल, ये बिल्कुल मैच कर रहा है। बाइसेप्स में बड़ा स्केलेटल होता है, और स्केलेटल में ब्रांचिंग नहीं होती। अगर ब्रांचिंग हो गया और इंटरकैलेटेड डिस्क पाया गया तो कैसा हो जाएगा? कार्डियक मसल। तो तीसरा गलत हो गया, और गलत ही पूछा था, आंसर हो जाएगा थर्ड। अगर मैं ये फिगर देखूँ तो ब्रांचिंग है और आपका साइटोन दिखा रहा है, तो ये बेटा हो जाएगा न्यूरल यानी न्यूरॉन्स। द ग्रेटेस्ट कंट्रोल ओवर द बॉडी रिस्पॉन्सिव टू चेंज ऑफ कंडीशन, न्यूरल टिश्यू के बारे में दिया गया है। तो तीसरा गलत हो गया बेटा, ध्यान रखिएगा। वेसरल मसल इनवॉलंटरी होती है, स्मूथ होती है, यूनिन्यूक्लिएट होती है, फ्यूजीफॉर्म यानी स्पिंडल शेप्ड की होती है। व्हाट इज द ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव? एक्चुअली बेटा एक ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव ऑन द बेसिस ऑफ स्टैनिंग टेक्निक डेवलप्ड बाय क्रिश्चियन ग्राम, अगर उस ग्राम स्टेन को टेकअप करें और रिटेन रखें आफ्टर वॉशिंग विद एल्कोहल तो पॉजिटिव कहलाएगा, और ग्राम स्टेन को टेकअप करे लेकिन रिटेन ना कर पाए तो कहते हैं निगेटिव हो जाएगा। तो बैक्टीरिया के टाइप्स बनते हैं ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव। चलिए अगला क्वेश्चन है, फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक फॉर्मिंग द ग्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो अगर हम क्लोरोप्लास्ट को देखें तो बेटा क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपके डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। अंदर के फ्लूइड को बोलते हैं स्ट्रोमा। अब इस स्ट्रोमा के अंदर ऐसे ऐसे थैलियां लगी होती है, सिंगल थैली को बोलते हैं ग्रेना थैलाकॉइड। जब एक के ऊपर एक लग जाते हैं इसको बोलते हैं बेटा ग्रेनम। ऐसे कई सारे ग्रेनम को बोलते हैं ग्रेना, और ग्रेना आपस में जुड़े होते हैं स्ट्रोमा लैमली। इससे जुड़े होते हैं स्ट्रोमा लैमली। तो यहाँ से क्लियरिटी होनी चाहिए, स्ट्रोमा एंड स्ट्रोमा लैमली के बीच में अगर मैं देखता हूँ बेटा तो स्ट्रोमा लैमली, लैमली मतलब होता है मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, राइट। तो स्ट्रोमा लैमली एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूबुलर लॉन्ग छड़ जैसा होता है, राइट। जबकि स्ट्रोमा होता है द स्पेस दैट फिल्ड विद फ्लूइड, ऐसा स्पेस जो फ्लूइड से भरा हो उसको हम स्ट्रोमा भी बोल सकते हैं और मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में स्ट्रोमा शब्द नहीं यूज किया गया, मैट्रिक्स शब्द यूज किया गया, ध्यान रखिएगा, राइट। तो मुझे लग रहा है क्लियरिटी आ गई होगी आपको। अगर बेटा मैं एक क्वेश्चन और पूछूं आपसे इसमें कि स्ट्रोमा तो क्लियर हो गया, लेकिन ऐसा स्पेस जिसमें एयर हो, मतलब कोई फ्लूइड ना भरा हो, तो उसको हम लोग दो शब्द बोल सकते हैं, ल्यूमन बोल सकते हैं या बोल सकते हैं कैविटी, ठीक है। तो जैसे मैं अगर एक ग्रेना थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन के अंदर का जो स्पेस है इसको क्या नाम दे दूंगा? ल्यूमन। तो क्या पूछा गया है? ग्रेना फ्लोरोप्लास्ट, इसको बोलते हैं थैलाकॉइड, पूरा नाम होता है ग्रेना थैलाकॉइड। तो 107 का आंसर हो जाएगा बेटा पहला। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम? इनमें से कौन इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है? गर्ल वी फार्मूला याद होना चाहिए आपको। गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम एंड वैक्यूल, दीज आर द पार्ट ऑफ एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। CPM ये इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट नहीं होते। क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया
सेंट्रियोल आपका लोकोमोशन में होता है तो ये भी इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं होगा। लेकिन बेटा अगर मैं एक फिगर आसानी से बता दूं, ये हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ही आपका निकलता है आरईआर और आरईआर से निकलता है एसईआर। ये हो गया आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आरईआर, ये हो गया एसईआर, और इसी के क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रहता है कौन, गोल्गी ऑपरेटस। एक होता है कॉन्वेक्स फार्मिंग और एक होता है कॉन्केव ट्रांसमेचरिंग। ये फिगर बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये हो गया न्यूक्लियर। तो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे भी राइबोसोम पाया जाता है, आरईआर पे भी पाया जाता है और एसईआर पे नहीं होता है। अगर ओरिजिन पूछा जाएगा तो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से डिराइव होता है आरईआर, आरईआर से डिराइव होता है एसईआर, आरईआर में प्रोटीन बनता है, एसईआर में स्टेरॉइड यानी लिपिड बनता है। और बेटा इन दोनों का जो पैकेजिंग या मॉडिफिकेशन होता है ये होता है बेटा आपका कहाँ पे, गोल्गी बॉडी में, ध्यान रखिएगा। चलिए ठीक है। तो और गोल्गी बॉडी के कॉन्केव या ट्रांसमैच्योरिंग फेज से आपका निकलता है सेक्रेटरी वेजिकल या लाइसोसोम। लाइसोसोम भी किसका पार्ट हो जाएगा बेटा आपका, गोल्गी बॉडी के कॉन्केव ट्रांसमैच्योरिंग फेज से निकल रहा है तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का। जो भी मटेरियल है उसकी या तो सेल के बाहर टारगेट को भेज दिया जाता है या सेल के अंदर स्टोर कर लिया जाता है, और स्टोर करने वाला ऑर्गेनल का नाम होता है वैक्यूल। तो वैक्यूल भी पार्ट होता है किसका, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का। 108 का आंसर हो जाएगा 4th। चलिए क्वेश्चन नंबर 109, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट मैच। प्लास्टिड प्लांट सेल में पाया जाता है, 3 प्रकार के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। लाइसोसोम एनिमल सेल, तो बेटा लाइसोसोम प्लांट सेल और एनिमल सेल में ये सही है कि एनिमल सेल में होगा, ऐसा तो कोई स्पेसिफाइड नहीं है। सेंट्रोसोम, देखिए सेंट्रोमियर है, सेंट्रोसोम नहीं है, क्रोमोसोम में पाया जाता है। न्यूक्लियोलस अभी बताया था, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है और ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं कहलाता है, ठीक है ना। याद रखना लाइसोसोम मेनली प्लांट एनिमल फीचर होता है। प्लांट लाइसोसोम के नाम कभी कभी बदल दिए जाते हैं। द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ द मेम्ब्रेन वाज स्टडीड ओनली आफ्टर द एडवेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन द 1950s। आपको पता होगा 1665 में रॉबर्ट हुक ने सेल वॉल को देखा था कॉर्क सेल का। 74 में आपका 1674 में एंटोन वान लुवेनहॉक ने पहली बार लिविंग सेल देखा। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस देखा। 1838 एंड 1839 मैथियस लाइडन थे 1838 और स्वान साहब थे 39, इन लोगों ने सेल थ्योरी दिया। 1855 में रुडोल्फ बुर्को ने दिया था बेटा क्या आपका ओमनिस सेलुला ई सेलुला, सेल लीनिएज या सेल थ्योरी को एक्सटेंड किया। लेकिन प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, डिटेल स्ट्रक्चर का पता नॉल एंड रस्का के 1950, ये कोई स्पेसिफिक ईयर नहीं है, यहाँ पे 51 से लगे 59 सब आ जाएगा। नॉल एंड रस्का एन इम्प्रूव्ड मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन वाज प्रपोज्ड बाय सिंगल एंड निकोलसन, ईयर था 1972। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, तो दोनों बातें क्या हो गई सही। 110 का आंसर हो जाएगा बेटा 4th, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है, ग्लाइकोकैलिक्स डिफर इन कंपोजिशन एंड थिकनेस एमंग डिफरेंट बैक्टीरिया। बिल्कुल है, ग्लाइकोकैलिक्स की कंपोजिशन और थिकनेस अलग अलग होती है। हार्ड और थिक होगी तो कैप्सूल कहलाएगा, लूज होगी तो कैसा हो जाएगा, स्लाइम लेयर कहलाएगा। इन बैक्टीरिया सेल वॉल प्रोवाइड, देखिए ग्लाइकोकैलिक्स सबसे आउटर मोस्ट, उसके बाद सेल वॉल, उसके बाद आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये तीनों एक साथ मिलकर प्रोडक्शन का काम करते हैं, लेकिन तीनों का अलग अलग फंक्शन भी हो सकता है। ग्लाइकोकैलिक्स का काम होता है रिकॉग्निशन में, पहचान देने में, कहाँ किस सरफेस पे होस्ट पे कैसे जुड़ना है, वो ग्लाइकोकैलिक्स प्रोवाइड करता है। सेल वॉल रिजिडिटी देता है, जिससे कोलैप्स या बस्ट नहीं करेगा, इन्फेक्शन से बचाएगा। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपका बाउंड्री की तरह काम करेगा कि किस मटेरियल को अंदर आना है, किसका नहीं आना है। तो स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू प्रिवेंट द बैक्टीरियम फ्रॉम बस्टिंग या कोलैप्सिंग। तो तीनों का सीक्वेंस वाइज याद होना चाहिए। आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स, उसके बाद आता है बेटा आपका सेल वॉल, और उसके बाद आता है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तीनों का एक साथ मिला जुला काम क्या है, तो बताएंगे आपका क्या काम है, प्रोडक्शन। लेकिन अगर इंडिविजुअल वर्क पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे, जैसे कि ग्लाइकोकैलिक्स रिकॉग्निशन में हेल्प करेगा, सबसे बाहर है तो किसी भी होस्ट में जब जुड़ेगा बैक्टीरिया तो ग्लाइकोकैलिक्स के जरिए ही जुड़ेगा। Who among the following show and describe living cell, अगर बोला जाए तो बेटा एंटोन वान लुवेनहॉक 1674, रॉबर्ट ब्राउन 1831, न्यूक्लियस की बात करते हैं।
मैथियस स्लाइडन 1838 प्लांट सेल की स्टडी किया था। फेडर साहब 1839 सेल थ्योरी को एज ए हाइपोथेसिस दिया, प्लांट और एनिमल सेल दोनों देखा। एनिमल सेल की आउटर बाउंड्री थिन मेम्ब्रेनस फ्लेक्सिबल होती है और प्लांट सेल की आउटर बाउंड्री सेल वॉल का पाया जाना यूनिकनेस टू प्लांट होता है। तो आंसर हो जाएगा बेटा लिविंग सेल का 112 का पहला। इन ह्यूमन इडियोग्राम, इडियोग्राम मतलब होता है क्रोमोजोम को लाइन से अरेंज करना। वन कैन सी 4 टाइप ऑफ क्रोमोजोम, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक। किस बेसिस पे है? तो ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर यानी प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन के पोजीशन से। अब इसमें बेटा 3 वर्ड आते हैं, अगर मिडिल है या मिड में है, स्लाइटली अवे फ्रॉम मिडिल है, स्लाइटली अवे फ्रॉम मिडिल है, समझिए मेरी बात, या बोला गया क्लोज टू इट्स वन इंड, 2 इंड नहीं 1 इंड, एक इंड के समीप है, इंड पे नहीं है, या वर्ड आ जाए टर्मिनल, या आ जाए एट द इंड यानी इंड पे ही है। ये हो गया बेटा आपका मेटा, ये हो गया आपका सब मेटा, ये हो गया बेटा आपका एक्रो, और ये हो गया आपका टी। ठीक है ना। अगर मेटासेंट्रिक होगा तो इक्वल आर्म बनेगा, सब मेटासेंट्रिक में एक शार्ट बनेगा और एक लॉन्ग बनेगा, लेकिन एक्रोसेंट्रिक में एक वेरी लॉन्ग और एक एक्सट्रीमली शॉर्ट बनेगा। टीलोसेंट्रिक में टर्मिनल पहुंच जाएगा। एक फार्मूला और याद कर लीजिएगा, STLQ। तो कहते हैं बेटा शॉर्ट आर्म को P आर्म कहते हैं और लॉन्ग आर्म को क्या बोलते हैं बेटा? Q आर्म। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल? सेलवाल नहीं पाया जाता है, सेंट्रल वैक्यूल होगी लेकिन लार्ज नहीं होगी, प्लास्टिड नहीं होगा। तो सारी बातें, वैसे भी 2 सही हो जाता है, जाहिर बात है बाकी की चीज़ें सही होनी चाहिए। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन इन ह्यूमन इरेथ्रोसाइट? तो लिपिड होता है बेटा 40%, प्रोटीन होता है 52% और 8 to 10% होता है आपका कार्बोहाइड्रेट। तो सीक्वेंस वाइज अगर घुमा दिया जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, ध्यान रखना। तो लिपिड पहले लिख लीजिए, 40 पहले एक ही ऑप्शन में है, तो 115 का आंसर हो जाएगा थर्ड। चलिए अगला क्वेश्चन है मिडिल लैमेला। सर देखिए जरा, अगर मैं इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं ध्यान से देखूं तो समझिए सेल वॉल की बात की गई है, तो अगर मैं एक इंडिविजुअल सेल लूं तो मान लीजिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन है, तो सर इसके बाहर सेल वॉल बनेगी। अब मैं सेल वॉल दिखाता हूं तो पहले एक बनती प्राइमरी वॉल, अब सर इस प्राइमरी वॉल के नीचे आपकी बनी कौन सी वॉल? सेकेंडरी वॉल। देखिए बनाने से ही आपको तरीके से समझना चाहिए, लैंग्वेज भी बनेगा यहाँ पे। देखिए कितना अच्छा बना, प्राइमरी वॉल बहुत पतला बनाया था मैंने, थिन वॉल था और लिविंग था। समय के साथ प्राइमरी वॉल गायब हो गई और उसी के नीचे मेम्ब्रेन साइड एक मोटी सी वॉल आई जिसका नाम है सेकेंडरी वॉल। ये डेड होगी या नॉन लिविंग होगी, और साथ ही साथ बेटा कैसी होगी? थिक और हार्ड होगी, रिजिड होगी, यानी जो मजबूती देती है वो सेकेंडरी वॉल देती है। उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अंदर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस पाया जाएगा। तो सर अगर मैं इंडिविजुअल सेल तो देखता हूं तो आउटर मोस्ट क्या फील होता है? प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेकेंडरी वॉल के भी लेयर हो जाते हैं, S1 S2 S3, जितना भी लेयर बनाना हो बना दें। लेकिन सर जब मैं एक सेल को दूसरे सेल से जोड़ता हूं तो होता क्या? जब एक सेल दूसरे सेल से जुड़ता है, एक्चुअली पहले एक ही सेल रहता है, वही सेल तो डिवाइड होकर बनाता है। तो आपको याद होना चाहिए कि प्लांट सेल में जब डिवीजन होता है तो बीचों बीच एक प्लेट बनता है और प्लेट इनके बीच में एक दीवार बना देगा। तो जो दीवार बनती है उसका नाम होता है मिडिल लैमेला। तो मिडिल लैमेला सेल कभी इंडिविजुअल सेल पे नहीं दिखेगा। जब आप कई सेल जोड़ते हैं तो सबसे बाहर वाली जो चिपकाने वाली सीमेंटिंग लेयर आती है उसी को बोलते हैं मिडिल लैमेला। तो अगर मैं कई सेल जब जोड़ूंगा तो सब चारों तरफ क्या लगा दूंगा? मिडिल लैमेला। तो अगर सीक्वेंस सब देखोगे टिश्यू में तो सबसे बाहर क्या मिलेगा? मिडिल लैमेला, फिर प्राइमरी वॉल, फिर सेकेंडरी वॉल, फिर उसके बाद मेम्ब्रेन। तो कैल्शियम या मैग्नीशियम पेक्टेट के बने होते हैं। चिपकाने के लिए आता है होल्स डिफरेंट नाइबरिंग सेल टुगेदर। सेल प्लेट जो था, जब आपका सेल डिवीजन करता है
तो जो पहली लेयर बनाता है उसी का नाम क्या होता है, मिडिल लैमेला। उम्मीद करते हैं आपको सेल वॉल वाले में कोई टेंशन ना होगा। बैक्टीरियल फ्लैजेलम इज कंपोज ऑफ, देखिए सर, बैक्टीरियल फ्लैजेलम में वह बॉडी जिससे ओरिजिनेट होगा उसको बोलते हैं बेसल बॉडी, फिर एक हुक लगा होगा और एक बड़ा सा सेल सरफेस से बाहर फैला हुआ स्ट्रक्चर जिसका नाम होता है फिलामेंट। तीनों चीजें हो जाएंगी, सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, फिलामेंट। बैक्टीरियल फ्लैजेला सेल वॉल का एक्सटेंशन होता है, ये भी याद कर लीजिए, जबकि यूकैरियोटिक फ्लैजेला सेल मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन होता है। बैक्टीरियल फ्लैजेला का अरेंजमेंट होता है 1+0 और जबकि और प्रोटीन होती है फ्लैजेलिन। जबकि बेटा बात किया जाए यूकैरियोटिक फ्लैजेला, तो सर यूकैरियोटिक फ्लैजेला में अरेंजमेंट होता है 9+0, प्रोटीन जो होती है वो ट्यूबुलिन प्रोटीन होती है और सेल मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, द नॉन मेम्ब्रेन बाउंड फ्री इंक्लूजन बॉडी इन द साइटोप्लाज्म। तो बेटा कहते हैं बैक्टीरिया में मेम्ब्रेन बाउंड, नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन, इंक्लूजन बॉडी या कह सकते हैं स्टोरेज फॉर रिजर्व फूड या ग्रेन्यूल्स फॉर पिगमेंट साइटोप्लाज्म में फ्रीली पड़े होते हैं। फास्फेट ग्रेन्यूल, साइनोफैसियन ग्रेन्यूल, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स, ये सारे पाए जाते हैं आपके किसके अंदर, इंक्लूजन बॉडीज। आंसर हो जाएगा 118 का 4। एन इलेबोरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनेशियल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, जिसको बोलते हैं साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन में बेटा आप पढ़ोगे कि आपके सीलिया, फ्लैजेला, सेंट्रोसोम ये सब मिलेंगे। हेल्प करते हैं बेटा मेम्ब्रेन को एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क सपोर्ट देते हैं और मोटिलिटी में भी हेल्प करते हैं। सेंट्रोसोम उसके अंदर आएगा, सीलिया आएगा, फ्लैजेला आएगा, लेकिन तीनों चीजों को मिला के कलेक्टिवली हम क्या बोलेंगे, साइटोस्केलेटन। आंसर हो जाएगा फर्स्ट। सीलिया और फ्लैजेला दोनों का अरेंजमेंट 9+0 होता है, लेकिन सेंट्रोसोम जो मिल के बना होता है 2 डॉटर सेंट्रियोल से, इसका अरेंजमेंट होता है 9+2। ए मेम्ब्रेन से घिरे होते हैं, ए मेम्ब्रेनस होता है, ये भी याद कर लीजिएगा। लेकिन सीलिया और फ्लैजेला जिस सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर से निकलते हैं उसका नाम होता है बेसल बॉडी। तो बेसल बॉडी का अरेंजमेंट कैसा होगा, सेंट्रोसोम जैसा होगा, 9+2 और ए मेम्ब्रेनस। चलिए इन एटीएस राइबोसोम एस स्टेट फॉर्म, तो बेटा इसको कहते हैं सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट बोलते हैं। किसी भी द्रव्य में कोई चीज कितना तेजी से सेडिमेंट करती है। अब सेडिमेंट करने के लिए क्या क्या फैक्टर आएगा, एक तो साइज, तो साइज बड़ा होगा तो वेट ज़्यादा होगा, डेंसिटी उसकी, इवन उसका शेप भी। जैसे मान लीजिए कोई बॉडी ऐसी हो जो इरेगुलर शेप का है और कोई बॉडी पॉइंटेड होगा, तो जायज़ बात है इरेगुलर शेप वाले को उस द्रव्य जिसमें वो सेडिमेंट कर रहा है वो रजिस्ट करेगा क्योंकि बहुत बड़ा एरिया हो गया। लेकिन पॉइंटेड होगा तो आसानी से उस पानी को चीरते हुए जमीन पे बैठ जाएगा। तो शेप भी, तो डेंसिटी, साइज, शेप सब नाप सकता है आपका। वॉल्यूम एंड साइज नहीं, मेनली आपका डेंसिटी एंड साइज लेगा। शेप भी इंपॉर्टेंट होना चाहिए, एनसीईआरटी आपकी डेंसिटी और साइज लिखती है। इनडायरेक्ट मेजर होता है। वॉल्यूम तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन हाँ शेप अंदाजा लगाया जा सकता है कि कौन उस पानी में पियर्सिंग शेप है। पियर्सिंग मतलब उस पानी को आसानी से या उस फ्लूइड को आसानी से चीरता हुआ जा सकता है। Swan proposed the hypothesis that the bodies of animals and plant are composed of cell and product of soil. स्वान साहब ने प्लांट सेल भी देखा, एनिमल सेल भी देखा, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट हैं साहब, और इन्होंने काम ज़्यादा किया है और इन्होंने सेल थ्योरी को एज ए हाइपोथेसिस भी दिया। लेकिन अगर पूछा जाए सेल थ्योरी किसने दिया है तो दोनों का नाम आएगा, मैथियस स्लाइडन एंड थ्योडर स्वान। रुडॉल्फ विर्कोव बेटा आपका सेल थ्योरी को मॉडिफाइड किए थे 1855, एक्सटेंडेड द सेल थ्योरी या मॉडिफाइड द सेल थ्योरी या gives the final shape to cell theory, a cell arise from pre-existing cells। तो दोनों बातें सही हो गई तो आंसर हो जाएगा 121 का 4। चलिए अगला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट साइट फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। देखिए सर अगर खाली प्रोटीन पूछा जाए तो आप RER लगा दीजिए, अगर लिपिड पूछा जाए तो आप लगा दीजिए SER, लेकिन अगर ग्लाइकोसाइलेशन शब्द आ गया तो गोल्गी बॉडी लगाना पड़ेगा। गोल्गी ऑपरेटस 1898, कैमिलो गोल्गी 0.5 to 1 माइक्रोमीटर गोल्गी सिस्टर्नी का क्या होता है, डायमीटर होता है। साथ ही साथ आपको याद होना चाहिए कॉनकेव सिस फार्मिंग, कॉन्वेक्स सिस फार्मिंग जो पास वाला,
और कॉनकेव ट्रांस मैचुरिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 123, मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल्स हैव अ केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप कंसिस्टिंग ऑफ। तो प्रोकैरियोटिक सेल में आपको तीनों चीजें पाई जाएगी। सबसे आउटर मोस्ट क्या होगी बेटा, ग्लाइकोकाइलिस, फिर सेल वॉल, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसका मतलब ये मत सोच लीजिए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाता। सर प्लाज्मा मेम्ब्रेन यूनिवर्सल टू ऑल सेल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हर जगह है। अब रिक्वायरमेंट है तो सेल वॉल लगा लीजिए, और मजबूती चाहिए तो ग्लाइकोकाइलिस भी लगा सकते हैं। हाउ मेनी ऑर्गेनिज्म कंटेन लाइसोसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो सर लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया पहले याद रखिए मेम्ब्रेन बाउंड है, ये यूकैरियोटिक फीचर होगा, क्योंकि मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कहाँ पाए जाते हैं, यूकैरियोट्स में। मेम्ब्रेन लेस कहाँ पाए जाते हैं, तो यूकैरियोट और प्रोकैरियोट दोनों में होते हैं। यहाँ से क्या फीलिंग है, प्रोकैरियोट में खाली मेम्ब्रेन लेस होते हैं, जबकि यूकैरियोट में मेम्ब्रेन लेस और मेम्ब्रेन बाउंड दोनों पाए जाते हैं। बैक्टीरिया बेटा आपका प्रोकैरियोट है तो नहीं होगा, माइकोप्लाज्मा प्रोकैरियोट है तो नहीं होगा, पीपीएलओ माइकोप्लाज्मा की कैटेगरी नहीं होगा, यूग्लिना में पाया जाएगा, एनिमल सेल में मिलेगा, क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास एंड प्लांट सेल। अब बेटा लाइसोसोम्स एक ऐसा स्ट्रक्चर है, उसको दो कैटेगरी में रखा जाता है, एक बोलते हैं प्लांट लाइसोसोम, एक एनिमल लाइसोसोम। यहाँ पे कोई एनसीईआरटी आपकी क्लियरिटी नहीं दी है कि प्लांट और एनिमल में अलग अलग लाइसोसोम वाली, तो यहाँ पे आप चूज कर सकते हो यूकैरियोटिक सेल को। तो अगर मैं देखूँ तो 124 में आपका जितने भी यूकैरियोटिक को चूज करूंगा तो आंसर आ जाएगा 1 2 3 4 और 5, ठीक है ना। लेकिन सर ध्यान रखिएगा लाइसोसोम जब हायर लेवल पर आप पढ़ोगे तो कैटेगराइज कर दिया जाता है, इसलिए यहाँ पे कोई आपकी एनसीईआरटी कैटेगरी नहीं की है, तो चलिए चल जाएगा। लेकिन आपको ये बात ध्यान में रखना होगा, लाइसोसोम शब्द एनिमल के लिए ज़्यादा यूज किया जाता है, प्लांट लाइसोसोम शब्द अलग से लिखा जाता है। When cell is actively involved in protein synthesis at that time, what happens with the nucleolus? तो सर अगर प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है तो न्यूक्लियोलस का काम देखिए, इसको बोलते हैं, यहाँ से आरएनए निकलता है, वो भी कौन सा, राइबोसोमल आरएनए, जो हेल्प करता है राइबोसोम बनवाने में। और आप जानते हो राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री कहलाती है, जहाँ कहीं भी अगर प्रोटीन बन रहा होगा वहाँ पे राइबोसोमल आरएनए की जरूरत होगी, यानी न्यूक्लियोलस की जरूरत होगी। तो वहाँ पे न्यूक्लियोलस क्या होगा, लार्ज भी होना चाहिए, ज़्यादा भी होना चाहिए। तो इट बिकम लार्जर एंड मोर न्यूमरस, स्मॉलर गया, लार्जर लेस हो जाएगा गड़बड़, स्मॉलर गया, अपने आप आंसर हो जाएगा फर्स्ट। इट बिकम्स लार्जर यानी बड़े होने चाहिए और संख्या भी ज़्यादा होनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 126, द सेल वॉल एंड मिडिल लैमेला मे बी ट्रेवर्स्ड बाय प्लाज्मोडेस्माटा व्हिच कनेक्ट द साइटोप्लाज्म ऑफ नाइबरिंग सेल्स। तो कहते हैं बेटा दो सेल के बीच में जोड़ने की काम कर दिया मिडिल लैमेला, तो मिडिल लैमेला और जो सेल वॉल थी उसके बीच में छिद्र पाए जाते हैं, जिसका नाम होता है प्लाज्मोडेस्माटा, जो नाइबरिंग सेल्स को क्या करता है, कनेक्ट करता है। Cell wall not only gives shape to the cell and protect the cell mechanical damage and infection, it also help in cell to cell interaction and provide barrier to undesirable macromolecule। तो सेल तो बेटा एक शेप दिया, डैमेज और इन्फेक्शन से बचाया, लेकिन ये वाली जो लाइन है सेल टू सेल इंटरेक्शन तो किसके जरिए मिला, प्लाज्मोडेस्माटा, लेकिन ये जो बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रोमोलेक्यूल लिखा है इसको बहुत याद होना चाहिए। देखिए अगर मैं पूछूं सेल वॉल की परमेबिलिटी क्या, तो बोलोगे फ्रीली परमिएबल है, मतलब हर चीज आसानी से आर पार जा सकती है। लेकिन सर सेल वॉल में जो पोर हैं, जैसे एक मजबूत दीवार है लोहे की लेकिन उसमें छिद्र हैं, तो भाई उस छिद्र के साइज के अकॉर्डिंग चीजें अंदर और बाहर आसानी से जा सकती है, लेकिन हर चीज नहीं जाएगा, जो बड़ी होगी वो थोड़ी नहीं जाएगा। तो यहां से क्लियरिटी आ गई कि यस बैरियर तो देगा, सबको नहीं देगा, लेकिन जिनकी जरूरत नहीं है और कैसे होना चाहिए, बड़े। ये लाइन बहुत बढ़िया है, आंसर हो जाएगा 126 का 4। द अरेंजमेंट ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन फाउंड एट। तो लिपिड बेटा आपके फास्फोलिपिड होते हैं, पोलर हेड और टू टेल। हेड बाहर की तरफ होते हैं, टेल अंदर की तरफ होते हैं, हाइड्रोफोबिक होता है। पोलर हेड टुवर्ड द आउटर साइड एंड हाइड्रोफोबिक टेल, लिख गया, टेल टुवर्ड आउटर गया, पोलर हेड आउटर एंड हाइड्रोफोबिक टेल टुवर्ड इनर साइड। लिपिड की बाइलेयर पाई जाती है, याद रखिएगा।
प्रोटीन दो प्रकार के होते हैं, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। पेरिफेरल बोल दो या इंटीग्रल भी बोल सकते हो। ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन। ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है निकालने की सहूलियत के हिसाब से। अगर थोड़ा सा या पूरा धसा होगा यानी फुल्ली या पार्सली बरीड होगा तो निकालना मुश्किल हो जाएगा, और पेरीफेरी पे होगा तो निकालना आसान हो जाएगा। तो 127 का आंसर हो जाएगा बेटा थर्ड। चलिए अगला क्वेश्चन, क्लास ऑफ एंजाइम कंटेन इन लाइसोसोम। तो लाइसोसोम में बेटा आपका हाइड्रोलिसिस होता है तो हाइड्रोलेजेस पाया जाएगा। हाइड्रोलिसिस में बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, लाइजन में भी बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, लेकिन बेटा डबल बॉन्ड छोड़ देगा। राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल विच इज फाउंड इन। तो बेटा अभी मैंने बताया यूनिवर्सल, यानी कोई भी लिविंग सेल होगा तो राइबोसोम मिलेगा, पीपीएल हो, नास्टाक अमीबा, कोई भी हो, चाहे प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट हो, सब में राइबोसोम मिलेगा। बस टाइप याद कर लेना, प्रोकैरियोट में 70S टाइप होता है, जबकि यूकैरियोट में 70 और 80S दोनों होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 130, तो 129 का बेटा हो गया फोर्थ। इफ अ सेल इज एक्टिवली अंडरगोइंग लिपिड सिंथेसिस देन अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर विल बी प्रोमिनेंट। तो लिपिड सिंथेसिस है तो SER आपका प्रोमिनेंट पाया जाना चाहिए। अब प्रोटीन सिंथेसिस होगा तो RER, न्यूक्लियोलस, राइबोसोम, ये अच्छे से दिखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, वैक्यूल बेटा आपका प्लांट सेल एक्चुअली क्या होता है। जैसे सोचिए क्यों वैक्यूल प्लांट में बड़ी वाली मिली, हम लोगों ने हमारे में रिमूवल वेस्ट सिस्टम है। जो अनडाइजेस्टेड फूड है हम एलिमेंट्री कैनाल NS के जरिए बाहर कर देते हैं। मेटाबॉलिक जो सेल के कार्य से वेस्ट निकले हैं उसको हम लोग एक अलग से सिस्टम होता है जिसका नाम होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम, उसके जरिए एलिमिनेट कर देते हैं। तो हमारे में सेल के अंदर वेस्ट रखने का कोई टेंशन ही नहीं है। लेकिन प्लांट में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है एक्सक्रीटरी जैसा, तो प्लांट हर सेल अपनी व्यवस्था कर लेता है। हर प्लांट सेल में लगभग कहते हैं 90% वॉल्यूम ऑफ एरिया ऑक्यूपाइड बाई वैक्यूल। तो 90% वॉल्यूम वैक्यूल का, इसमें ठूस ठूस की चीज़ें भरी जाती हैं जिसकी ज़रूरत नहीं होती है, या सेक्रेटरी चीज़ों को। अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ये भी टर्म याद होना चाहिए। तो 131 का हो जाएगा 4। वैक्यूल की मेम्ब्रेन को बोलते हैं टोनोप्लास्ट। ये देखिए मल्टी लेयर्ड है तो कैसा हो जाएगा, कंपाउंड एपिथेलियम हो जाएगा। और टाइप ऑफ एपिथेलियम वो भी कैसा हो जाएगा, कंपाउंड। कंपाउंड एपिथेलियम बेटा ड्राई सरफेस ऑफ स्किन, मॉइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी एंड फेरिंग्स में पाया जाएगा। लेकिन साथ साथ दो ग्लैंड ऐसी हैं जैसे डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड एंड डक्ट ऑफ पैंक्रियाटिक ग्लैंड। तो पैंक्रियाटिक डक्ट और सलाइवरी ग्लैंड की डक्ट में भी कंपाउंड एपिथेलियम पाया जाता है। लेकिन अगर नॉर्मली पूछा जाए डक्ट ऑफ ग्लैंड तो वहां पे क्यूबाइडल बोल देंगे आप। ये फिगर दिया गया है, तो बेटा ये फिगर में आप देख रहे हो एक वेरी शॉर्ट और वेरी लॉन्ग आर्म बन रहा है। इसका मतलब कैसा होना चाहिए आपका, सब मेटासेंट्रिक। अब बेटा एक्चुअली ये फिगर देखिए कुछ क्लियरिटी नहीं देखिए। अगर आप एनसीईआरटी देखो तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये एक्रोसेंट्रिक की कैटेगरी में आना चाहिए, लेकिन मैं अगर आपको एक्रोसेंट्रिक बनाऊं तो एक्रोसेंट्रिक में ऐसे बनता है और टीलोसेंट्रिक में ऐसे बनता है। मतलब कोई भी सेंट्रोमियर टर्मिनल होना चाहिए। तो आपकी एनसीईआरटी टीलोसेंट्रिक बनाती ही नहीं, तो फिगर से पूछना गलत होता है। हालांकि यहाँ पे आपका इन्होंने लिख दिया है स्मॉल एंड लॉन्ग आर्म, तो आप कर लीजिए सब मेटासेंट्रिक। लेकिन अगर यहाँ पे एक्सट्रीमली शॉर्ट और एक्सट्रीमली लॉन्ग लिख देता तो एक्रो लगाना पड़ता। तो फिगर से क्लियरिटी नहीं होगा। आपके एनसीईआरटी का फिगर इनकम्प्लीट दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा। वहाँ पे टीलोसेंट्रिक दिखाया ही नहीं गया है। टीलोसेंट्रिक को अगर अच्छे से बनाओ तो कुछ ऐसा, ठीक है। ये टर्मिनल हो जाए, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोकैरियोटिक सेल। तो नॉस्टॉक, एनाबिना, माइकोप्लाज्मा, ट्रिपैनोसोमा। ट्रिपैनोसोमा स्लीपिंग सिक में प्रोटिस्टा होता है, यूकैरियोटिक होता है। बाकी एनाबिना, नॉस्टॉक यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक। यू बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया। माइकोप्लाज्मा बेटा आपका अलग ग्रुप होता है जिनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है, पैथोजेनिक टू प्लांट और एनिमल होते हैं। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होते हैं, कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन होते हैं, 0.3 माइक्रोमीटर।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज सुसाइडल बैग। तो लाइसोसोम में बेटा आपका हाइड्रोलेजेस पाए जाते हैं, अगर वो फट जाएगा तो आपके बायोमॉलिक्यूल जो सेल के उसको डाइजेस्ट कर देगा, इसी को बोलते हैं सुसाइडल बैग, जो निकलता है कॉनकेव ट्रांस और मैचरिंग साइट ऑफ गोल्गी बॉडी सिस्टर्नी। ये रहा बेटा डिस्कशन मेरा 135 तक। अब आगे का डिस्कशन अली सर और विक्रम सर कराएंगे। थैंक यू सो मच। जुड़े रहिए न्यू लाइट न्यूज चैनल से और अच्छे से टेस्ट दीजिए, एनालाइज करिए और गलती को रेक्टिफाई करिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। हेलो बच्चों, तो हम लोग जो है ना नीट ऑल इंडिया नीट 5 के लिए पेपर का डिस्कशन कर रहे हैं। अभी तक आप लोगों ने 1 से लेकर 35 क्वेश्चन, मतलब 101 से 135 क्वेश्चन तक आप लोगों ने मनीष सर के साथ डिस्कशन देख लिया है। अब मैं आपको 136 से 70 तक कराता हूं। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके पास क्या लिखा है। लिखा हुआ है हाउ मेनी मैचिंग्स आर करेक्ट। इसमें से कितनी मैचिंग सही है ये बात पूछ रहा है। देखिए पहला लिखा हुआ है एमाइलोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट आपके पास ल्यूकोसाइट का एग्जांपल होगा और आपका वो क्या स्टोर करेगा, कार्बोहाइड्रेट। आपको ये बात पता है कि प्लास्टिड को हमने बांट दिया है उनके कामों के बिहाफ पर। अगर वो स्टोरेज करेंगे, स्टोरेज ऑफ मटेरियल है, तो उसे हम ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। और ल्यूकोप्लास्ट में आपको ये एग्जांपल आएंगे कि अगर मैं स्टार्च या फिर कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज करूंगा तो इसे मैं एमाइलोप्लास्ट बोलूंगा। वही बात आ गई। और अगर मैं यहीं पर यह कहूं कि ऑयल या फैट का स्टोरेज करेंगे तो आप क्या बोलेंगे, तो इसे हम बोलेंगे इलायोप्लास्ट। क्या बोलेंगे, इलायोप्लास्ट बोल देंगे। और ऐसे ही अगर प्रोटीन का स्टोरेज करेंगे तो हम उसे बोल देंगे एल्यूरोप्लास्ट। समझ पाएंगे नहीं, ये वाली बात तो ल्यूकोप्लास्ट के लिए हो गई। अब दूसरा हमने आपसे कहा कि भाई पिगमेंट के तौर पर दो तरह के होंगे। एक कलरिंग पिगमेंट जो रखेगा उसे हम कहेंगे क्रोमोप्लास्ट। क्या कहेंगे, क्रोमोप्लास्ट। और जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट रखेगा उसे हम कहेंगे क्लोरोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट का काम होता है कि स्किन और फ्रूट एंड फ्लावर को कलर देना, और क्लोरोप्लास्ट का काम होगा कि भाई फोटोसिंथेसिस करना। कहने का मतलब एमाइलोप्लास्ट कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज करेगा, ल्यूकोप्लास्ट इज द टाइप ऑफ प्लास्टिड, बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें पिगमेंट नहीं होते। हेल्यूरोप्लास्ट में प्रोटीन का स्टोरेज होगा, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट भी एक तरह का प्लास्टिड है जो कि स्किन ऑफ फ्रूट एंड फ्लावर को कलर देगा। उसके बाद क्लोरोप्लास्ट जो है वो कंटेन करेगा क्लोरोफिल को। ये सारी मैचिंग सही है और आंसर आपके पास 4 हो जाएगा। ठीक है, सारी मैचिंग सही है तो इस बिहाफ पर आंसर आपका 4 हो जाएगा। आगे देखिए, आप इस फोटो को देखिए और फोटो देखकर आपको ये पहचानना पड़ेगा ये कौन से टिश्यू का फोटो है। तो आपको ये बात गौर से देखनी है और ये आपको पता चल जाएगा कि ये है लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल है, और लूज कनेक्टिव टिश्यू में भी कौन सा, तो वो है एरियोलर लूज कनेक्टिव टिश्यू। तो एरियोलर लूज कनेक्टिव टिश्यू की बात है तो यहां पर आपको कुछ मैचिंग देखनी पड़ेगी। तो एरियोलर टू लूज कनेक्टिव टिश्यू है, ऑप्शन के हिसाब से ऐसे ही मिल जाएगा। ये न्यूरल टिश्यू नहीं है, मस्कुलर टिश्यू नहीं है, एपिथेलियल टिश्यू नहीं है, ये कनेक्टिव टिश्यू है। आंसर फर्स्ट होगा। और कुछ मैचिंग आपके पास अगर तुम्हें याद आ जाए तो देख लो। इसे हम ए वाले को मैक्रोफेजेस कहेंगे। क्या कहेंगे, मैक्रोफेजेस। आपके पास बी वाला पोर्शन जो है वो स्पेशल सेल जिसका नाम है फाइब्रोब्लास्ट सेल, जो फाइबर सिक्रीट करेगी। सी वाले जो फाइबर्स दिख रहे हैं वो कौन से फाइबर होंगे, वो है कोलेजन फाइबर। कोलेजन फाइबर को हम व्हाइट फाइबर भी कहते हैं, है ना। आपको डी वाला ऑप्शन दिख रहा है, ये कौन सी सेल है, इसे हम कहते हैं बेसोफिल्स। और बेसोफिल क्या रिलीज करती है, वो हिस्टामिन और सेरोटोनिन जैसे आपके पास केमिकल रिलीज करेगी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है डेंस कनेक्टिव टिश्यू डिवाइड किए गए हैं डेंस रेगुलर में और डेंस इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में ऑन द बेसिस ऑफ विच फीचर। तो कौन से फीचर के बिहाफ पर इसे डेंस रेगुलर और डेंस इररेगुलर की बात की गई है। तो आप ये बात तो पता ही है कि अगर मैं इसे डेंस कनेक्टिव टिश्यू कहूंगा तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू के कहने का मतलब ये है कि इसमें फाइबर्स जो होंगे वो ज्यादा होंगे कंपेयर टू द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कम होगा। तो आपसे ये बात जब कही जाएगी तो अब इसे मैं बांटूंगा तो इन फाइबर्स का ओरिएंटेशन रेगुलर मैनर में है।
हमने कहा रेगुलर मैनर में आपको ओरिएंटेशन देखने को मिलता है किसका, फाइबर का, ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर। तो हमने इसे बोल दिया है डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। बेटा याद रखिएगा, और डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के एग्जाम्पल क्या होते हैं, तो उसका एग्जाम्पल होता है लिगामेंट्स एंड टेंडन्स। ठीक है, और अगर ये रेगुलर मैनर में नहीं है, ऐसे ही इर्रेगुलर मैनर में है, तो इर्रेगुलर मैनर में अगर होगा ओरिएंटेशन तो इसे हम कहेंगे डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, और ये प्रोटेक्टिव कवरिंग को बनाने में हेल्प करते हैं। तो आपके पास ये फीचर किस बेस पर डेंस रेगुलर और इर्रेगुलर को बांटा है, तो वो लेंथ ऑफ फाइबर एंड फाइब्रोब्लास्ट सेल नहीं है, टाइप ऑफ ग्राउंड सबस्टेंस के बेस पर नहीं, आंसर आपके पास होगा ओरिएंटेशन, ना ही मास सेल के बेस पर। आंसर क्या बन जाएगा बेटा, फर्स्ट बन जाएगा, कोई डाउट नहीं है इसमें। आगे देखिए, आप इस फोटो को देखिए और फोटो देखकर आपको कुछ पहचानना पड़ेगा। क्या पहचानना पड़ेगा, देखो बताता हूं। आपको ये वाला फोटो देखिए, आपको टाइल लाइक सेल्स दिख रही, मतलब आपको फ्लैट सेल दिख रही हैं, और ये कौन सी सेल होंगी, इन सेल को हम स्क्वैमस सेल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, स्क्वैमस। और सिंगल लेयर है तो इसे हम क्या कह सकते हैं, सिंपल स्क्वैमस। आप देखिए यहां पर क्यूब लाइक है तो ये क्या हो गया, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंगल लेयर है इसकी भी। और तीसरी जो आपके पास फोटो है वो है सिंपल कॉलमनार का। अब आपको इस ब्याह पर कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं और वो आपको बताने हैं। अब मैं आपसे कहूंगा कौन सी बातें सही है कौन सी बातें गलत है, बताइए। ए जो होता है इर्रेगुलर बाउंड्रीज रखेगा और आपके पास एल्वुलाई ऑफ लंग्स में पाया जाएगा, तो सिंपल स्क्वैमस ऐसा ही होता है, उसमें इर्रेगुलर वॉल्स आपको देखने को मिलेगा, इसी को हम टेसलेटेड एपिथेलियम भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा लिखा हुआ है बी फाउंड इन द ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, तो आपके पास सिंपल क्यूबॉइडल नेफ्रॉन में आपको इस तरह के आपको एपिथेलियम देखने को मिलेगा ट्यूबुलर फॉर्म में, सही बात। सी कह रहा है कि सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा, तो सिंपल कॉलमनार हमने कहा सिंपल एपिथेलियम जो होता है वो एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा, फिल्ट्रेशन में हेल्प करेगा, डिफ्यूजन में हेल्प करेगा, सिक्रीशन में हेल्प करेगा, तो बात सही है, ये बात भी सही है। फिर लिखा फाउंड इन डक्ट ऑफ एंड फाइगोसाइटिक, तो आपके पास ये डक्ट ऑफ ग्लैंड में नहीं होगा, ए वाला सिंपल स्क्वैमस। फिर उसके बाद लिखा देयर फंक्शन मूव पार्टिकल और म्यूकस, तो जो सी वाला है वो म्यूकस और पार्टिकल्स के मूवमेंट में हेल्प करेगा, तो ये इसमें कहीं से भी मॉडिफिकेशन नहीं दिख रहा, इसमें कहीं से भी आपको विलाई माइक्रोविलाई नहीं दिख रहे, सीलिया नहीं दिख रहे, तो मैं आपसे ये कहूंगा कि भाई सिंपल है, इसमें ना ही हमने बात करी है आपके पास सीलिया की, तो आपको ये मूवमेंट ऑफ पार्टिकल और मूवमेंट्स में भी हेल्प नहीं करने वाला है। आंसर आपके पास फर्स्ट सेकंड थर्ड बनेगा। बढ़िया क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था बेटा। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है विच इज अ सिक्रीशन ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड का सिक्रीशन कौन करेंगे, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होती है वो डक्ट वाली ग्लैंड होती है, डक्ट के जरिए आपको टारगेट सेल तक उनका सिक्रीशन पहुंचता है। मिल्क मेमोरी ग्लैंड इज द एक्सोक्राइन ग्लैंड, जबकि हार्मोन एक्सोक्राइन ग्लैंड का एग्जांपल नहीं है, वो तो एंडोक्राइन का है। और सलाइवा भी एक्सोक्राइन ग्लैंड का है, क्योंकि इसमें भी डक्ट आपको सलाइवरी ग्लैंड में देखने को मिल जाएंगी। आंसर आपके पास 4 बनेगा 140 का। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, फंक्शन ऑफ न्यूरोग्लियल सेल। न्यूरोग्लियल सेल का फंक्शन क्या होता है, तो आपने पढ़ा होगा नर्वस टिश्यू में मेन सेल न्यूरॉन, और न्यूरॉन के बाद उसका टिश्यू फ्लूइड जिसे हम न्यूरोग्लिया कहते हैं। और आपको पता है इस न्यूरोग्लिया के मोर देन 50% पार्ट आपको न्यूरोग्लियल सेल्स देखने को मिलेंगी, जिसमें आपको डिफरेंट तरह की सेल्स की बात की जाती है, जैसे कि स्वान सेल, ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल, मीजोग्लिया, माइक्रोग्लिया। तो ये सेल क्या करते हैं, मतलब अल्टीमेटली न्यूरोग्लियल सेल किस चीज में हेल्प करेंगे, तो ये हेल्प करेंगे उसे न्यूरॉन को सपोर्ट करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। तो प्रोटेक्शन ऑफ नेफ्रॉन लिखा है, देखना बेटा आप मतलब जल्दबाजी में प्रोटेक्ट ऑफ न्यूरॉन पढ़ लोगे, लेकिन ये नेफ्रॉन लिखा है गलत है। सपोर्ट द न्यूरॉन ये सही है, और सपोर्ट द नेफ्रॉन लिखा हुआ है यहां पर, ये भी गलत। आंसर आपका सेकंड बनेगा। मुझे पता है जल्दबाजी में आप थर्ड कर सकते हो, तुम्हारे वर्डिंग्स के साथ खेल गया है। देखिए अगला लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट फॉर स्मूथ मसल फाइबर। तो स्मूथ मसल फाइबर को आपको अगर बताया गया हो तो इसका शेप स्पिंडल शेप का होता है,
जिसमें दोनों तरफ टैपर्ड एंड देखने को मिलते हैं, यूनिन्यूक्लिएटेड होता है, स्ट्राइएशन देखने को नहीं मिलता, इनवॉलेंट्री नेचर का होता है और न्यूरोजेनिक होता है। तो आप बताइए स्मूथ मसल फाइबर के एंड्स जो होते हैं टैपर्ड होते हैं, बिल्कुल। लिखा हुआ एक एंड टैपर्ड होता है, गलत। स्मूथ मसल फाइबर डू नॉट शो स्ट्राइएशन, ये बात सही है, तभी तो स्मूथ दिखाई देता है। इसका मतलब आंसर 4 हो जाएगा। 1 और 3 दोनों सही है। आगे देखिए अगला। अगला आपके पास लिखा है इन ऑल कनेक्टिव टिश्यू द सेल सिक्रीट फाइबर्स ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन कॉल्ड कोलेजन और इलास्टिन एक्सेप्ट। तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि ऐसा कनेक्टिव टिश्यू जिसमें फाइबर्स नहीं देखने को मिलते, जिसमें फाइबर्स नहीं होते, वो है स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू, नाम है ब्लड। तो आपके पास कार्टिलेज में भी फाइबर देखने को मिलेंगे, बोन्स में भी देखने को मिलेंगे, ब्लड में नहीं देखने को मिलेंगे। हालांकि एडिपोज इज नॉट द एग्जांपल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, समझ पाए। आपके पास सॉरी हाँ कनेक्टिव टिश्यू तो है एरियोलर और एडिपोज, लेकिन लूज कनेक्टिव टिश्यू है। लेकिन अगर मैं कहूं कि इसमें भी आपको फाइबर देखने को मिल जाएंगे तो बिल्कुल देखने को मिल जाएंगे। तो आपको यहां पर समझना है कि भाई ऐसा कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें फाइबर्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे, वो है ब्लड, तभी ब्लड को हम स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। ठीक है बेटा, चलो आगे। अगला आपके पास लिखा है फ्रॉग हैव द प्रॉपर्टी ऑफ, फ्रॉग के पास कौन कौन सी इसमें प्रॉपर्टी है? कोल्ड ब्लडेड होता है, बिल्कुल होता है, अपने अंदर का इंटरनल टेम्परेचर जो है उसे रेगुलेट नहीं रख पाता, इसे हम पोइक्लोथम्स भी कहते हैं। वो सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अपना कलर भी चेंज कर लेते हैं और इसी प्रोटेक्टिव कलरेशन को हम मिमिक्री भी कहते हैं। ये तीनों फिनोमेना आपको देखने को मिल जाएंगे, आंसर 4 हो जाएगा। ऑल 145 समर स्लीप एंड विंटर स्लीप ऑफ फ्रॉग आर ऑल्सो नोन एज रेस्पेक्टिवली। तो याद रखना समर स्लीप गर्मी में हम एसी चलाते हैं और एसी से याद रखना एस्टिवेशन। समर स्लीप को हम क्या कहेंगे? एस्टिवेशन। और विंटर में हम हीटर चलाते हैं, इसी बिहाफ पर याद रखना H फॉर हाइबरनेशन। तो एस्टिवेशन और हाइबरनेशन होगा, समर स्लीप को एस्टिवेशन और विंटर स्लीप को हाइबरनेशन बोलेंगे, आंसर 4 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें यहां तक नहीं होनी चाहिए। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू कॉकरोच। कॉकरोच के रिस्पेक्ट में आपको करेक्ट रेफरेंस बताना है। तो ऑर्थोरॉइडल मेम्ब्रेन इज अ फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन, बिल्कुल, इसी को हम आर्टिकुलेटिंग मेम्ब्रेन कहते हैं, जो स्क्लेराइड के डिफरेंट वॉल को कनेक्ट कर रखता है। आपके पास स्टर्नाइट वेंट्रल स्क्लेराइट होता है, बिल्कुल। आपके पास अगर मैं बात करूं तो स्क्लेराइट जो होते हैं उसके 4 वॉल होते हैं, डोर्सल वाले को हम टर्गाइट कहते हैं, जबकि वेंट्रल वाले को हम स्टर्नाइट कहते हैं, और जो लेटरल होता है उसे हम प्लूरा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लूरा। प्लूरा के नंबर 2 होते हैं, हिस्टरनाइट 1, टर्गाइट 1, और यही आपस में जुड़े होते हैं ऑर्थोरॉइडल मेम्ब्रेन से, और इन्हीं को आर्टिकुलेटिंग मेम्ब्रेन को हम ऑर्थोरॉइडल मेम्ब्रेन कहते हैं। फिर लिखा है लैब्रम इज द एक्सटर्नल जेनाइटिया, बिल्कुल गलत। लैब्रम इज द अपर लिप, ये माउथ पार्ट का पार्ट है और ये अपर लिप कहलाता है। लिखा हुआ 7th स्टर्नम जो फीमेल का होता है वो बोट शेप्ड होता है, ये बात बिल्कुल सही है, बोट शेप्ड होता है, आपके पास लार्जेस्ट है। तो ए, बी और डी आंसर बनेगा, हाँ 4 हो जाएगा। 146 का आंसर 4 हो जाएगा बेटा। आगे देखिए अगला। अगला लिखा हुआ है विच आर द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग कॉकरोच। कॉकरोच के रिगार्डिंग आपको करेक्ट रेफरेंस, करेक्ट आपको स्टेटमेंट बताना है। तो बताइए, हेपेटिक सी का आपने सुना होगा, फोरगट और मिडगट के जंक्शन पर आपके पास 6 से 8 नंबर ब्लाइंड सेक देखने को मिलते हैं, जिसमें डाइजेस्टिव जूस होते हैं, डाइजेशन में हेल्प करेगा, लेकिन इसमें लिखा हुआ है हेल्थ एंड रिप्रोडक्शन, गलत हो गया। गिजार्ड ऑल्सो कॉल्ड गुनापोफाइसिस, बिल्कुल गलत। गिजार्ड का दूसरा नाम प्रोवेंट्रिकुलस होता है। क्या होता है? प्रोवेंट्रिकुलस। आपके पास हाइंड गट इज नैरो देन द मिडगट, बिल्कुल गलत, जबकि हाइंड गट जो ब्रॉडर होती है देन द मिडगट। और आपके पास इसी हाइंड गट और मिडगट के जंक्शन पर 100 से 150 नंबर पाए जाते हैं येलोइश कलर की टिब्यूल, जिसे मालपीगियन टिब्यूल कहते हैं, जो कि हेल्प करता है एक्सक्रीशन में।
स्पाइरिकल्स हेल्प करते हैं इन द रेस्पिरेशन, ये बात सही है। और आपको पता है 10 पेयर स्पाइरिकल्स पाए जाते हैं, याद है कि नहीं? तो 10 पेयर स्पाइरिकल्स होते हैं जो आपको रेस्पिरेशन में हेल्प करेंगे। तो आपके पास कितनी बातें सही हैं? सिर्फ एक बात सही है, आंसर 4 बनेगा। ओनली डी इज करेक्ट, बाकी कोई भी करेक्ट मुझे नहीं लगा। आगे देखिए अगला। अगला आपके पास लिखा था एक्सोस्केलेटन ऑफ कॉकरोच इज मेड अप ऑफ, तो इसमें कोई बात सोचने की ही नहीं है, वो काइटिन का बना है, जिसकी मोनोमर यूनिट को हम क्या कहते हैं? जिसकी मोनोमर यूनिट जो होती है उसे हम कहते हैं एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, और जो कि आपके पास एक पॉलीसेकेराइड है। काइटिन भी आपके पास पॉलीसेकेराइड है, और पॉलीसेकेराइड में ये काइटिन कैसा पॉलीसेकेराइड है? तो हम इसे कह सकते हैं कि ये होमोपॉलीसेकेराइड। क्या है? होमोपॉलीसेकेराइड है। तो आंसर आपके पास 148 का फर्स्ट होगा। आगे लिखा हुआ द विंग्स ऑफ द कॉकरोच विच आर ओपेक, डार्क और लेदरी। बताइए कौन से विंग ऐसे हैं कॉकरोच में जो ओपेक, डार्क हैं और लेदरी हैं? तो ऐसे आपके पास जो विंग्स हैं उसे हम फोर विंग्स कहते हैं, ठीक लिखा हुआ है। मीजोथोरैसिक विंग्स का दूसरा नाम फोर विंग्स होता है, इसी को हम टैगमिना कहते हैं। और रेस्ट के दौरान ये जो उड़ने वाले विंग्स हैं उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो कहने का मतलब आपके पास आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अगला देखिए, अगला लिखा हुआ है कि भाई आपको एक मैचिंग है और मैचिंग मिलानी है, आसानी से मिल जाएगी। होमेटिडिया जो है कंपाउंड आई की क्या होती है? आपके पास यूनिट होती है, और एक कंपाउंड आई में 2000 ओमेटिडिया पाए जाते हैं। 1 का आंसर 4, ठीक है। दूसरा फेलोमियर आपके पास काइटिनस एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, जिसे हम कह सकते हैं एक्सटर्नल जेनाइटिलिया, ठीक है, ये थर्ड हो जाएगा। फिर स्पर्मेटोफोर वो झोला है जहां पर स्पर्म्स पाए जाते हैं, मतलब बंडल ऑफ स्पर्म्स की बात करी जाए तो ये हो जाएगा। और कोलेट्रल ग्लैंड ऊथिका का फॉर्मेशन करेगा, ये वाली बात। 4, 3, 2, 1 और इस तरह से आंसर फर्स्ट बन जाता है, और सारे ऑप्शन गलत है। आगे लिखा हुआ है विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। देखिए बढ़िया सा क्वेश्चन है, देखिए समझिए कौन सा स्टेटमेंट इसमें से इनकरेक्ट है। तो लिखा हुआ है माउथ पार्ट्स ऑफ कॉकरोच आर सकिंग टाइप, यही पहले ही गलत मिल गया मुझे। ये सकिंग टाइप नहीं होता, ये होता है बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप। इसके माउथ पार्ट्स कैसे होते हैं? बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप होते हैं बेटा। दूसरा कुबॉइडल एपिथेलियम फाउंड इन डक्ट ऑफ ग्लैंड, तो आपके पास ये वाली बात सही है। फिर लिखा है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कुबॉइडल एपिथेलियम की बनी होती है, सही बात है। ये ब्रश बॉर्डर कुबॉइडल हम बोल सकते हैं, ठीक है। आपके पास आगे क्या लिखा हुआ है कि भाई एपिथेलियम ऑफ प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल हैज माइक्रोविलाई, बिल्कुल होता है, विलाई और माइक्रोविलाई की वजह से हम उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। तो आंसर जो इनकरेक्ट छाटना था तो वो फर्स्ट आ गया है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिगामेंट्स किसे कनेक्ट करते हैं? बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया। टेंडन का काम होता है बोन से मसल का कनेक्शन, जबकि टेंडन्स जो लिगामेंट्स होते हैं वो बोन टू बोन को कनेक्ट करते हैं। और याद रखिएगा ये डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के एग्जांपल होते हैं। ये बोन टू बोन को कनेक्ट करेगा, सही है, मसल टू मसल नहीं, बोन टू मसल नहीं। आंसर आपके पास फर्स्ट हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा बेटा। आगे देखिए अगला, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है? गौर से देखिएगा। द एनिमल टिश्यू आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और न्यूरल। कोई शक नहीं, ये 4 तरह के टिश्यू पाए जाते हैं एनिमल टिश्यू में। फिर लिखा एपिथेलियल टिश्यू हैज फ्री सरफेस, ये भी बात बिल्कुल सही है कि भाई एपिथेलियल टिश्यू आपके पास किसी ऑर्गन की कवरिंग बना रहे हैं या फिर किसी हॉलो ऑर्गन की इनर लाइनिंग बना रहे हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं कि कुछ भी बना रहा होगा, अगर अपर लेयर पर होगा तो एनवायरनमेंट को फेस करेगा, और इनर लाइनिंग बना रहा होगा तो किसी बॉडी फ्लूइड को फेस करेगा। इसका मतलब एक सरफेस ऐसी जरूर होगी जो फ्री सरफेस कहलाएगी। फिर लिखा इन एपिथेलियल टिश्यू सेल्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड और विद मोर इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, ये वाली बात गलत है, क्योंकि जब कॉम्पैक्टली पैक्ड है तो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स लेस होगा, मोर नहीं होगा। गलत हो गया। आंसर आपके पास 4 हो गया है, ठीक है। चलो आगे बताओ। यूनिट ऑफ न्यूरॉन सिस्टम या न्यूरल सिस्टम,
न्यूरल सिस्टम की यूनिट क्या है? फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट एंड फंक्शनल यूनिट न्यूरल सिस्टम की नेफ्रॉन नहीं होगी, क्योंकि ये तो आपके पास किडनी की होगी, ये हो जाएगी न्यूरॉन। जबकि मसल कॉन्ट्रैक्शन की स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट आपके पास सार्कोमियर होती, जबकि नेफ्रॉन जो होती है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी होती है। आंसर सेकेंड होगा। आगे, विच टिश्यू एक्सर्ट द ग्रेटेस्ट कंट्रोल ओवर द बॉडी? अगर मैं कोई कहूं कौन सा ऐसा टिश्यू है जिसका पूरी बॉडी पर ग्रेटेस्ट कंट्रोल है, तो वो न्यूरल टिश्यू ही है। वो एपिथेलियल टिश्यू नहीं, मस्कुलर नहीं, कनेक्टिव नहीं, वो कौन सा टिश्यू है? न्यूरल टिश्यू। आंसर सेकंड होगा। आगे देखिए, ब्लड इज अ टाइप ऑफ विच टिश्यू? ब्लड किस तरह का टिश्यू है? हमने कहा ब्लड कनेक्टिव टिश्यू होता है, और इसे हम स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू इस वजह से बोलते हैं क्योंकि ना इसके पास ऐसा कनेक्टिव टिश्यू जिसके पास फाइबर नहीं होते, और वो फाइबर जो सराउंडिंग फ्लूइड है वो भी उसमें प्रेजेंट सेल्स नहीं बनाती, वो बाय द आउटसाइड मतलब फूड से बनकर आता है। कहने का मतलब ये दो ऑर्गन्स को ब्लड के जरिए जोड़ने का काम करता है। ये तो कनेक्टिव टिश्यू के फीचर हो गए, लेकिन इसके पास फाइबर और जो भी टिश्यू फ्लूइड है वो उसकी खुद की सेल्स नहीं बना रही, इस वजह से फिर भी इसे मैंने कनेक्टिव टिश्यू में रखा है, इस वजह से वो स्पेशल है। तो कहा जाता है ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, ये सही है। एपिथेलियल टिश्यू मस्कुलर और न्यूरल नहीं है, और इसमें भी हम बॉडी फ्लूइड में आके एक लाइन लिखी है, ये है स्पेशल फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। कैसा कनेक्टिव टिश्यू है? स्पेशल है। आंसर आपके पास फर्स्ट बन जाएगा। आंसर देखिए अगला क्वेश्चन 157, इन मेल कॉकरोच द एक्सटर्नल जेनाइटिलिया आर रिप्रेजेंटेड बाय? मेल कॉकरोच में एक्सटर्नल जेनाइटिलिया आर रिप्रेजेंटेड बाय, तो भाई एनल स्टाइल नहीं होगा एक्सटर्नल जेनाइटिलिया, ना एनल सरसाई, ना लॉन्ग ट्यूब्यूल। जवाब होगा फेलोमियर, जिसमें लेफ्ट फेलोमियर, राइट फेलोमियर, वेंट्रल फेलोमियर, ये सब मिलकर बनाएंगे एसिमेट्रिकल काइटिनस बॉडी होती है, जो कि आपके कहलाती हैं एक्सटर्नल जेनाइटिलिया, जो कि हेल्प करती हैं स्पर्मेटोफोर को फीमेल के कॉकरोच में ट्रांसफर करने के लिए। ठीक है, लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन एक्सक्रीशन इन कॉकरोच? कॉकरोच में एक्सक्रीशन में हेल्प करने वाली स्ट्रक्चर्स के नाम लेने हैं भाई साहब। मेन स्ट्रक्चर कौन सी है जो आपके पास हेल्प करेगी एक्सक्रीशन में? तो वो है मैल्पिगियन बॉडी। मैल्पिगियन बॉडी के अलावा आपके पास और कौन कौन सी स्ट्रक्चर है जो एक्सक्रीशन में हेल्प करेंगी? तो उसमें फैट बॉडी है, यूरिकोज ग्लैंड है, नेफ्रोसाइट है। कोलेट्रल ग्लैंड और फैलिक ग्लैंड नहीं करती। ए बी सी सही है, आंसर आपके पास फर्स्ट बनेगा। आंसर क्या बन जाएगा? फर्स्ट बन जाएगा कि यही आपके पास हेल्प करेंगी और कोई भी नहीं। किसके साथ? मैल्पिगियन टिब्यूल के साथ। लिखा हुआ है एक, देखिए लिखा है कॉकरोच में सेक्सुअल डायोमॉर्फिज्म क्लियरली देखने को मिलता है। सेक्सुअल डायोमॉर्फिज्म का मतलब है कि भाई एक्सटर्नली हम ये देखकर पता कर ले कि वो मेल है या फीमेल। कॉकरोच के केस में आसानी से हम उसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं किस चीजों को देखकर? तो सबसे पहले अगर मैं कहूं कि एनल स्टाइल ऐसी चीज है जो आपको मेल कॉकरोच में दिखाई देगा, फीमेल में नहीं, तो इसके बेस पर हम उसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि वो मेल है या फीमेल। ये एनल स्टाइल हेल्प करता है कॉपुलेशन में, और ये 9 सेगमेंट से अराइज होता है, याद रखिएगा, और नॉन सेगमेंटेड होता है। तो रीजन में क्या लिखा हुआ है? क्लियरली दिखाई देता है, बिकॉज मेल कॉकरोच एनल स्टाइल प्रेजेंट दैट आर एब्सेंट इन फीमेल कॉकरोच। बिल्कुल बात सही है, एसेशन भी सही है, रीजन भी सही है, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो आंसर 4 बनना चाहिए। आंसर क्या बन जाएगा? 4 बन जाएगा। आगे देखिए अगला, लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच? इसमें से कौन सा ऐसा पेयर है जो करेक्टली मैच है? तो स्क्वैमस एपिथेलियम। बताइए बेटा, स्क्वैमस एपिथेलियम की बात करी जाए और वो कह रहे हैं डक्ट ऑफ ग्लैंड्स में पाई जाती है, नहीं, स्क्वैमस एपिथेलियम डक्ट ऑफ ग्लैंड्स में आपको देखने को नहीं मिलती। उसके अलावा क्यूबॉइडल एपिथेलियम आपको ब्लड वेसल्स और एयर सैक्स में लिखा हुआ है, ये भी बात गलत है, इसमें स्क्वैमस होगा, उसमें क्यूबॉइडल होगा। आपके पास देखिए उसके अलावा सीलिएटेड एपिथेलियम ब्रोंकियोल्स और फैलोपियन ट्यूब में देखने को मिल जाएंगी। आंसर आपका थर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा।
आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए इन कॉकरोच ईच कंपाउंड आई कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी ओमेटिडिया। तो कंपाउंड आई में कितने ओमेटिडिया होते हैं, और वो भी ईच कंपाउंड आई की बात करी जाए तो ईच कंपाउंड आई में 2000 ओमेटिडिया होते हैं, और 2000 ओमेटिडिया जो है मिलकर एक कंपाउंड आई बनाते हैं। और इस कंपाउंड आई की जब बात करी जाए तो आपको पता है ये कंपाउंड आई 1 पेयर होते हैं। उसके अलावा विजन मोज़ेक विजन होता है। कैसा विजन होता है, मोज़ेक विजन की बात करते हैं। और उसके साथ साथ आपको यह भी पता है कि इस विजन में सेंसिटिविटी तो ज्यादा होती है, रेजोल्यूशन कम होता है। सेंसिटिविटी क्या है, मोर होती है, एंड रेजोल्यूशन क्या होता है, रेजोल्यूशन लेस होता है। याद रखिएगा, आंसर आपके पास ईच लिखा है तो 2000, और बोथ लिखा होता तो हम 2000 को और काउंट कर लेते, 4000 हो जाता। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, अभी हमने कहा था स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में मतलब फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में आपके पास आ जाता है ब्लड और लिम्फ, लेकिन अगर सारे स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में लो तो आपके पास कार्टिलेज और बोन्स भी आता है जो कि स्केलेटन का पार्ट है, और ब्लड भी आ जाता है जो आपके पास बॉडी फ्लूइड का पार्ट है। तो आपके पास ये सारे स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है, आंसर 4 बनेगा। ठीक है, अगला बताइए। चलिए आप ये वाला फोटो देखिए, लिखा हुआ है आपको इनकरेक्ट मैच बताना है। एक फोटो दिया है वो भी क्रोमोसोम का, और क्रोमोसोम लिखा प्रेजेंट इन बैक्टीरिया। इन जनरल आपके पास बैक्टीरिया में क्रोमोसोम देखने को नहीं मिलते, हालांकि जो उसका न्यूक्लियोइड होता है, जो उसका आपके पास क्रोमोसोमल डीएनए होता है, उसे हम सिंगल क्रोमोसोम मान लेते हैं, लेकिन इन जनरल क्रोमोसोम प्रेजेंट नहीं होता बैक्टीरिया में। जबकि ये स्ट्रक्चर आपके पास सीलिया फ्लैजिला का है, जिसमें अरेंजमेंट आपको 9+2 देखने को मिल जाएगा। 9 पेरिफेरल फाइब्रल, 2 सेंट्रल फाइब्रल, यहाँ पे रेडियल स्पोक भी दिख रहे हैं और इंटर डबलेट ब्रिजेस भी दिख रहे हैं। आपको राइबोसोम जो है ये दिख रहा है, और राइबोसोम माइकोप्लाज्मा में देखने को मिलेगा, और ये माइकोप्लाज्मा में राइबोसोम देखने को मिलेगा। ये कौन से एस का होगा, 70S। और जबकि माइटोकॉन्ड्रिया के आगे फिजन लिखा हुआ है, बिल्कुल ये सेल्फ डुप्लीकेट कर सकता है, और बाइनरी फिजन के द्वारा, इसी वजह से हम कहते हैं तुम सेल्फ डुप्लीकेटिंग हो, लाइक द प्रोकैरियोटिक सेल। बहुत सारे फीचर प्रोकैरियोटिक सेल की तरह मिलते हैं, इसी वजह से हम माइटोकॉन्ड्रिया को सेल विद इन द सेल भी कहते हैं। गलत बात निकालनी थी तो आंसर आपके पास 163 का फर्स्ट बन जाएगा। आगे टाइप ऑफ मसल में लिखा हुआ है, टाइप ऑफ मसल स्केलेटल मसल टाइप ऑफ मसल है, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल। बिल्कुल आपके पास आंसर ऑल हो जाएगा, ऑल आंसर हो जाएगा बेटा। आगे देखिए 165 इन कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स प्रोवाइड। तो कनेक्टिव टिश्यू में जो फाइबर्स होते हैं वो क्या प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रेंथ करेंगे, इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, सारी की सारी बातें सही है इजली। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज ऊथिका। आपको पता है ऊथिका, किसने ऊथिका को सिक्रीट किसने किया था, कोलेटरल ग्लैंड ने। और जब ऊथिका में फर्टिलाइजेशन मतलब एग और स्पर्म आते हैं तो आपके पास फर्टिलाइजेशन होता है, और जब वो बॉडी से बाहर निकलता है तो उसके एंड्स उसके एंड्स क्लोज हो जाते हैं, आपको पता है। और उसमें क्या होता है, तो कह रहे हैं कि एक ऊथिका एक कैप्सिकल्स है इन विच फर्टिलाइज्ड एग आर इंसेस्ड। सही बात है, ऊथिका के अंदर फर्टिलाइज्ड एग होते हैं, ऊथिका के अंदर अनफर्टिलाइज्ड एग नहीं होते। कैप्सूल इन विच स्पर्म नहीं, और ये एक्सटर्नल जेनाइटिलिया ऑफ फीमेल कॉकरोच नहीं। आंसर क्या हो जाएगा 166 का फर्स्ट। सॉरी बेटा, थोड़ा सा तबीयत खराब है। लिखा हुआ व्हाइट जंक्शन विच जंक्शन परफॉर्म सीमेंटिंग टू कीप नेबरिंग सेल्स टुगेदर। कि भाई आपके पास वो जंक्शन बताइए जो दो सेल को जोड़ने का काम कर रहा है सीमेंटिंग मटेरियल के तौर पर। आपको 3 तरह के जंक्शन पड़े होंगे, लीकिंग से रोकने के लिए लीकिंग वाला जंक्शन है ना, जिसे हम कहते हैं टाइट जंक्शन, और जो दो सेल्स को जोड़कर रखता है उसे हम कह रहे हैं सीमेंटिंग मटेरियल के तौर पर एडहेरिंग जंक्शन, और आयंस के मूवमेंट के लिए गैप जंक्शन। तो ये जंक्शन आपके पास क्या कहलाएगा, एडहेरिंग जंक्शन।
अगला देखिए, लिखा हुआ था इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन कंटेन विच टाइप ऑफ एपिथेलियम। इंटेस्टाइनल मतलब इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन में किस तरह की एपिथेलियम होगी, तो बताइए कॉलमनार होगी, स्क्वैमस होगी, क्यूबॉइडल होगी, ट्रांजिशनल होगी। तो आपको यह बात पता है कि यहां पर आपको सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन की बात करी जाती है, तो एब्जॉर्प्शन यहां पर किया जाएगा, तो ब्रश बॉर्डर आपके पास एपिथेलियम चाहिए, वो भी कौन सी, कॉलमनार। यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, कॉलमनार। तो क्योंकि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में आपको ब्रश बॉर्डर कॉलमनार एपिथेलियम देखने को मिल जाएगी। अगला देखिए, ये फोटो देखिए और फोटो देखकर मुझे बताइए कि इसमें फाइबर जो होते हैं वो रेगुलर मैनर में आपके पास रेगुलर ओरिएंटेशन में आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ये कौन सा कनेक्टिव टिश्यू हुआ, ये हो गया डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। और डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है तो ये टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है, बिल्कुल है। न्यूरल टिश्यू है, नहीं है। टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यू है, बिल्कुल नहीं है। आपके पास ब्लड है, नहीं है। और इट इज रिलेटेड टू टेंडन और लिगामेंट्स, बिल्कुल। डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के एग्जांपल लिगामेंट्स और टेंडन होते हैं। लिगामेंट्स और टेंडन इसका एग्जांपल होता है। तो आपके पास ए और ई ठीक है, आंसर 4 बनेगा। आंसर क्या बन जाएगा, 4। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, और ये आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन, और इसके बाद आपके पास क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कराएंगे विक्रम सर, ठीक है। तो देखिए आखिरी क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो करेक्ट स्टेटमेंट में देखिए, मैंडिबल ऑफ कॉकरोच हैव ग्राइंडिंग, तो भैया ठीक है। देखिए लैब्रम, लैबियम, हाइपोफैरिंक्स, अपर लिप, लोअर लिप और टंग, फिर मैक्सिला जिस पर सेंसरी पैल्प है, और फिर मैंडिबल। आपके पास सारे के सारे आपके फेस कर रहे हैं आगे की तरफ से, मतलब जो आगे की तरफ पाए जा रहे हैं और फेस कर रहे हैं जमीन को, हाइपोगाइनस कंडीशन कहते हैं। हाइपोग्नैथस बोलिए, हाइपोग्नैथस कंडीशन बोलते हैं। तो आपके पास यहां पर देखिए मैंडिबल और कॉकरोच ग्राइंडिंग के, मैंडिबल ऑफ कॉकरोच हैव ग्राइंडिंग एंड इंसाइजिंग रीजन, ठीक है। कॉलमनार एपिथेलियम स्केल लाइक नहीं होती, कॉलम लाइक होती है। और कॉलमनार एपिथेलियम स्टमक ऑफ हैव सीलिया, तो कॉलमनार एपिथेलियम ऑफ स्टमक हैव सीलिया, सीलिया नहीं, उसमें विलाई और माइक्रोविलाई देखने को मिल जाएंगे। तो आंसर आपके पास 170 का फर्स्ट हो जाएगा, यही आपके पास सही है, बाकी गलत है। तो इस तरह से हमने ऑल इंडिया नीट के 5 पेपर को, टेस्ट नंबर 5 के लिए हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, और आप लोगों ने अभी तक 170 तक क्वेश्चंस देख लिए हैं। इसके बाद आप स्वागत करिए विक्रम सर का, वो आगे आपको बचे हुए क्वेश्चंस को डिस्कस कराएंगे। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। हेलो बच्चों, न्यू लाइट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैं विक्रम चक्रवर्ती आज आपके समक्ष लेकर के हाजिर हुआ हूँ। यूट्यूब पर आपके पेपर डिस्कशन का ये सेशन है, और आज हम लोग का पेपर है ऑल इंडिया नीट टॉपिक टेस्ट सीरीज का ये 5वां टेस्ट है, जो कि 21 जुलाई 2024 को हमारी इंस्टीट्यूट की तरफ से ऑनलाइन ऑफलाइन मोड दोनों में ही पेपर हुआ है। आप सभी ने बढ़ के हिस्सा लिया, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले पेपर को डिस्कशन करने वाले क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर 70 तक हमारे सीनियर साथी अली सर और मनीष सर को बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, जिन्होंने पेपर का बखूबी बहुत ही शानदार एक्शन किया। थैंक यू मनीष सर, अली सर, पेपर क्वेश्चन करने के लिए। और मैं अब क्वेश्चन नंबर 171 से 200 तक की जर्नी आपके साथ करने वाला हूं, तो आई होप आप लोग को ही मजा आएगा। देखते हैं विच इज स्टेटमेंट इनकरेक्ट। सबसे बड़ी चीज, जब भी करेक्ट इनकरेक्ट क्वेश्चन आए, आप सबसे पहले हल्का सा इसे हाईलाइट कर लें दिमाग में क्लिक करने के लिए, अक्सर गलतियां इसी में हो जाती हैं। अब देखिए, सीडेड एपिथेलियम नॉट फाउंड, नहीं सर, फाइलोपियन ट्यूब में आपको पता है कि सेकेंडरी oocyte के मूवमेंट को पास आउट करना है, और जाहिर सी बात है जब सेल ऐसे रहेगी तो उतना अच्छे से पास आउट नहीं होगा जितना कि उस पर सीलिया लगे हों, तो आसानी से पास हो सकता है। तो सर फाउंड होता है, ये गलत है। और इसके अलावा एक एग्जांपल और दिया है क्या, ब्रोंक्यूल, वहां पे डस्ट पार्टिकल को, एयर को पास आउट करना होता है। स्क्वैमस एपिथेलियम मेड अप ऑफ, ये बात सही है कि ये सिंगल लेयर की बनी होती है, लेकिन इनकी जो बाउंड्री होती है बच्चों वो इर्रेगुलर होती है। तो ये सेंटेंस भी गलत दिख रहा है। अब देखिए, आपको मालूम है कि जहां कहीं पर डिफ्यूजन कराना होगा वहां स्क्वैमस होगा, जहां सिकेशन एब्जॉर्प्शन कराना क्यूबॉइडल कॉलमनर होगा। और क्यूबॉइडल में मेन काम होता है क्यूबॉइडल का एब्जॉर्प्शन वाले रोल को प्ले करना, और एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया की प्रॉपर्टी होती है, इसीलिए
पीसीटी में क्यूबॉइडल तो होता है, विथ माइक्रोविलाई होता है। क्यों माइक्रोविलाई होता है? क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट अदर वाटर वगैरह रीअब्जॉर्ब होते हैं, और ऐसी ही माइक्रोविलाई इंटेस्टाइन में पाई जाती है क्योंकि वहाँ पर न्यूट्रिएंट का रीअब्जॉर्प्शन होता है। ये बात हमें समझ में आ गई कि क्यूबॉइडल जो है माइक्रोविलाई जरूरी है एब्जॉर्प्शन के लिए। आप फ्रॉग में इस चीज को देखेंगे। तो भाई ये तो लिखा है कि प्रॉक्सिमल में स्क्वेमस, नहीं सर स्क्वेमस नहीं है, क्यूबॉइडल है। ये भी गलत, हमें तीनों सेंटेंस गलत दिख रहा है। हमारा आंसर फोर्थ। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट फॉर कार्डियक मसल। आपको पता था कि मसल्स एक प्रकार का कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यू होता है, ये आप लोकोमोशन मूवमेंट में पढ़ेंगे। ये कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यू होता है, और इसमें कॉन्ट्राइल टिश्यू होता है, जाहिर सी बात है कार्डियक मसल्स भी एक प्रकार का मसल्स है। कोई मसल्स हो, कॉन्ट्राइल टिश्यू होता है। तो भाई कॉन्ट्राइल टिश्यू एब्सेंट, तो ये पहले गलत हो गया। आपको मालूम है, आप जब बॉडी फ्लूइड सेक्शन में पढ़ेंगे, फिर भी मैं यहाँ बता देता हूँ कि क्या काम है। ये आपका हार्ट बन गया, आपका क्या, ये मेरा ही बन गया। ठीक, आपको पता है ये ऐसे नोड है, ये ए बी नोड है। आपको पता है कि यहाँ से हार्ट बीट की ओरिजिन हुई, ठीक, तो हार्ट कॉन्टैक्ट किया, लेकिन मेडुला ऑब्लांगेसा से और न्यूरॉन से जो सिग्नल आते हैं, ठीक है, स्टिमुलस मिलता है हमारे हार्ट को कि हार्ट बीट के रेट को बढ़ाना है, घटाना है। तो आपको मालूम है कि ये आर्किल वेंट्रिकल जो भी होते हैं, ये सब एक साथ एक यूनिट में एक ही समय पर एक साथ वर्क करने चाहिए, नहीं तो फिर हार्ट की फंक्शनिंग जो होगी वो डिस्टर्ब हो जाएगी। क्योंकि आपको पता है कि पूरे हार्ट को चारों को 0.8 सेकेंड में बीट करना होता है। जितनी स्पीड से, जिस रेट से यहाँ से ब्लड पास आउट होता है, उतनी स्पीड से ब्लड इसमें आना भी चाहिए। उसी स्पीड से इनको कॉन्ट्रैक्ट करना है, इन्हें तो इसके लिए इसमें एक व्यवस्था बनाई गई कि स्टिमुलस जो है इंटरकैट डिस्क होता है, कि अगर स्टिमुलस किसी भी पार्ट को मिलेगा तो बहुत तेजी से ये स्टिमुलस पूरे हार्ट में, मसल्स में सर्कुलेट होगा कि हाँ भाई तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट होना है, हाँ भाई तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट होना है। समझ गए आप लोग? जैसे मैं सपोज मैं अपनी उंगलियों को स्टिमुलस दे रहा हूँ, लेकिन मेरे कंधे को उतना महसूस नहीं हो रहा है, बात को समझिए। तो ये इस मसल्स में प्रॉपर्टी होती है। तो इंटरकैट डिस्क होता है स्टिमुलस को प्रॉपरली पूरे हार्ट में सर्कुलेट करना। तो ये बात सही है। तो ये कम्युनिकेशन जंक्शन होते हैं कम्युनिकेट करने के लिए, सही है। और लिखा कि नाइबरिंग सेल, नहीं सर, इसकी जो नाइबरिंग सेल्स होती हैं स्टिमुलेट होती हैं, ये गलत है भाई, और ये प्रेजेंट होता है। तो हमारा आंसर फर्स्ट। अब देखिए इन काकरोच, फैलिक ग्लैंड जो होता है ये मेल काकरोच का पार्ट है, और इसका अब मेल काकरोच में कहाँ पर, रिप्रोडक्शन में है। तो भाई रेस्पिरेशन में इसका कोई रोल नहीं। पहली बात, आपको पता था कि क्रॉप और गिजर्ड दो एडिशनल चैम्बर पाए गए थे, ये फूड स्टोरेज के लिए था और ये ग्राइंडिंग के लिए था प्रॉपरली, तो इसे प्रोवेंटिकुलस भी कहते हैं। तो ये पहला गलत है, दूसरा सही है, थर्ड आंसर। अब देखिए काकरोच में आपको पता है एक होता सिंपल आई। सिंपल आई किससे बनी होती है भैया, एक लेंस से, और कंपाउंड आई में मल्टीपल लेंस होते हैं, और इसकी यूनिट का नाम होता है ओमेटीडिया। और आपके एक आई में ओमेटीडिया की संख्या 2000 होती है, और टोटल की बात करेंगे काकरोच में तो 4000 हो जाएगा। तो कंपाउंड आई किसका बना है, ओमेटीडिया, किसकी संख्या 2000 एक आई में। एनल सर्काई जो होता है एक प्रकार का सेंसरी आर्गन होता है, और ये 10 सेगमेंट में पाया जाता है, ये आपको पता ना, और मेल फीमेल दोनों में होता है। और ऐसे एक स्ट्रक्चर का नाम होता है एनल स्टाइल, ये केवल मेल में होता है, और इसी एनल स्टाइल के प्रेजेंट होने पर हम ये बताते हैं कि ये मेल है, ये फीमेल है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म में इसका बहुत बड़ा रोल है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म क्या है सर जी? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म ये होता है कि मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेस पर मेल फीमेल को आप आइडेंटिफाई कर लें। जैसे फीमेल स्केरिस बड़ी है, मेल छोटा है। मेल फ्रॉग में कॉपुलेटरी पैड पाया था, वोकल सैक पाया था है। उसी प्रकार से मेल काकरोच मेल स्टाइल है, फीमेल में एब्सेंट है। तो एक प्रकार का सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है, और ये दोनों सेंटेंस सही है, फोर्थ आंसर। अब देखिए ये डायग्राम किसको रिप्रेजेंट करना है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, किसमें, कॉकरोच में। ये आपकी ओवरी दिख रही है सर, ये आपका ओविडक्ट दिख रहा है हमें, और ये स्पर्मेथिका दिख रहा है, और ये क्या होगा, कोलेटियल ग्लैंड। तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सेकंड आंसर। अब देखिए फॉलोइंग पीपीएलओ, जब भी सेंटेंस पूछा जाए किसके लिए, तो एक बात दिमाग में सेट कर लीजिए, सेंटेंस हो सकता हो भविष्य किसी पेपर में आपको मिले सेंटेंस सही हो, लेकिन आपको वो सेंटेंस जिसके रेफरेंस से पूछा गया है, जिसके लिए पूछा गया है, उसके लिए वो सही एप्लीकेबल होना चाहिए। अब पीपीएलओ आपको पता है प्रीरो निमोनिया लाइक एक प्रकार का ये प्रोकैरियोट है, मोनराकसस से प्रोकैरियोट है, तो यूनिसेलुलर है। ये बात समझ में आ गई। तो भाई ये प्रोकैरियोट है, यूकैरियोट है नहीं, मल्टीसेलुलर होगा नहीं, और एक प्रकार का ये वायरस है नहीं। ठीक, तो ये यूनिसेलुलर है, मोनराकसस है,
तो ये ओनली ए, दैट इज थर्ड आंसर। अब देखिए साइटोस्केलेटन क्या होता है, ये एक सेल है, उसके अंदर ये थ्रेड नुमा ये जालियां भरी होती हैं, और ये जालियां जो होती है सेल को शेप को बनाए रखती हैं पूरे के पूरे इंटरनली, तो ये साइटोस्केलेटन होता है। और साइटोस्केलेटन मैकेनिकल सपोर्ट देता है मोटिलिटी और मेंटेनेंस ऑफ शेप ऑफ सेल, क्योंकि एक जाल नेटवर्क होता है सेल के अंदर साइटोस्केलेटन का, दैट इज फोर्थ आंसर। अब देखिए ये डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है मल्टी सेल्यूलर ग्लैंड को। आपको पता ग्लैंड क्या होती है, एक ऐसा कोई कोशिका कोई सेल जिसमें सिक्रेटरी नेचर आ जाए वो ग्लैंड होती है, और ये इपीथेलियम ओरिजिन की होती है, ये बात याद रखिएगा, इपीथेलियम। ऐसे ही आपके बगल इस किताब के बगल में बना गॉबलेट सेल का डायग्राम, जो कि यूनिसेल्यूलर होता है। ये क्या सिक्रेट करता है, म्यूकस, कहाँ पाया जाता है, जीआईटी में, और ये सैलिवरी ग्लैंड होती है। ये आप जानते हैं ह्यूमन में 3 पेयर होती है, ठीक। तो मल्टी सेलुलर ग्लैंड, और दूसरी बात ये एक्सोक्राइन है भाई, आपकी बुक में गॉबलेट सेल भी एक्सोक्राइन है, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड से मैच करेगा, एंडोक्राइन से नहीं करेगा, और ये सैलिवरी ग्लैंड से मैच करेगा, फर्स्ट आंसर। अब देखिए ये काकरोच का डायग्राम इसके डाइजेस्टिव सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है। काकरोच के डाइजेस्टिव सिस्टम को, भाई ये तो हमें क्रॉप दिख रहा है, ये हमें गीजर्ड दिख रहा है, ये हिपैटिक सीका दिख रहा है जो कि डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करता है, इसका नंबर 6 to 8, और ये हमें मेलपीगियन टिब्यूल दिख रहा है, इसका नंबर 100 से 150, इसका काम एक्सक्रीशन। तो भाई ए तो क्रॉप होगा। अब ए क्रॉप होगा तो ये फूड का स्टोरेज करेगा, और गिजर्ड क्या करेगा, ग्राइंडिंग ऑफ फूड पार्टिकल्स, ये तो सही दिख रहा है। सी हिपैटिक सीका है, डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करता है। डी एक्सक्रीटरी आर्गन है, ये तीनों मैचिंग सही है, दैट इज फोर्थ आंसर। अब देखिए आपको पता है ये क्लोरोप्लास्ट है, इसमें एक सिक्के नुमा स्ट्रक्चर होता है, एक एक सिक्का जो होता है इसका मैं बना के दिखा दे रहा हूँ, और इसको जोड़ने वाला ये एक सिक्का थैलाक्वाइड, ये ग्रुप ऑफ सिक्के ग्रेना, और ये जो बाहर फ्लूइड मैट्रिक्स पड़ा है ये स्ट्रोमा, और इन्हें जोड़ने वाला एक ग्रेना को जोड़ने वाला दूसरे से स्ट्रोमा लैमेली। ये आगे आप फोटोसिंथेसिस पढ़ेगा, लाइट रिएक्शन ग्रेना में, डार्क स्ट्रोमा में, ठीक। और स्ट्रोमा लेवलिंग में केवल साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, क्योंकि उसमें पीएस1 एब्सेंट होता है। तो जो स्ट्रोमा होती है इसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज करने वाले एंजाइम होते हैं, बिल्कुल सही है। और क्लोरोफिल पिगमेंट जो होता है वो इसी थैलाक्वाइड में होता है, और जब आप पढ़ते हो केमिया ऑस्मोसिस का जो बना है फोटोसिंथेसिस में, वहाँ पर एक थैलाक्वाइड बनाया गया, इसकी कैविटी का नाम ल्यूमेन। तो ये भाई बिल्कुल सही है, दोनों सेंटेंस सही है, फोर्थ आंसर। अब देखिए आपको मालूम था कि जब आप कनेक्टिव टिश्यू की आपने क्लासीफाई किया, तो पहला आपका तो लूज था, दूसरा डेंस था, और तीसरा स्पेशलाइज था। तो लूज में आपके 2 एग्जाम्पल दिए गए थे, एरियोलर एडिपोज, और डेंस में कौन सा, रेगुलर इरेगुलर, और स्पेशलाइज में बोन है, ब्लड है, कार्टिलेज है। कुछ किताबों में आपका एडिपोज को भी स्पेशलाइज दिया गया, नॉर्मली हम बोन, ब्लड और कार्टिलेज को ही अंडर कंसिडर करेंगे, ठीक। तो लूज में क्या होता है कि मैट्रिक्स ज़्यादा होता है, फाइबर कम होते हैं, और डेंस में क्या होता है, फाइबर ज़्यादा होते हैं, मैट्रिक्स कम होते हैं। अगर एक प्रॉपर वे में इनका ओरिएंटेशन होता है डेंस रेगुलर, इम्प्रॉपर होता है तो डेंस इरेगुलर। और स्पेशलाइज जो होते हैं, ये बात देखिए कनेक्टिव टिश्यू की एक खास बात होती है कि उसमें एक फाइबर होता है, और फाइबर को बनाने वाली स्पेशलाइज सेल होती है, और यही सेल मैट्रिक्स को सिक्रीट करती है, और ये मैट्रिक्स होता है म्यूकोपॉलीसैकेराइड, जिसे आप मॉडिफाइड शुगर कह सकते हैं, पॉलीसैकेराइड कहते हैं। तो एरियोलर लूज का टिश्यू है, ये बात सही है। कंपाउंड इपिथेलियम फेरिंग्स में पाया जाता है, और कहाँ पर इनर लाइनिंग डक्ट ऑफ सैलिवरी ग्लैंड भी है। गॉबलेट सेल अभी मैंने बताया कि ये म्यूकस सिक्रीट करने वाली ग्लैंड होती है, यूनिसेलर है, एलिमेंट्री कैनाल है, हो सकता है यहाँ पर GIT भी लिखा होता। तो 3 तो पहले ही सही हो गए, और आपसे पूछा गया इनका कंपाउंड इपिथेलियम जो होती है सपोर्ट होती है मैकेनिकल सपोर्ट के लिए, ना कि इनका रोल सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन में लिमिटेड रोल होता, मेजर नहीं होता भाई, ठीक है। ये लिमिटेड रोल होता है, ये गलत है भाई, दैट इज फोर्थ आंसर। अब देखिए काकरोच आर पेस्ट होते हैं, एक प्रकार की महामारी करते हैं, इसीलिए आप देखिए काकरोच हमारे घरों में आते हैं तो हम लोग मार्टिन किलर होता है, मतलब काकरोच को मारने में दवाइयाँ छिड़कते हैं, काकरोच को भगाते हैं। क्यों? ये काकरोच हमारे घर को गंदा करते हैं, फूड पार्टिकल्स करते हैं। काकरोच को हम पालते नहीं है भाई, ध्यान रखें, ये सही है। और अब देखिए एक कमाल की बात, जो स्पर्म है, स्पर्म ये मेल काकरोच में, स्पर्मेटोफोर ये भी मेल काकरोच में, लेकिन जो स्पर्मेथिका है
वो फीमेल कॉकरोच में पाई जाती है भाई। क्यों? जब कॉपुलेशन होता है तो स्पर्म निकल कर स्पर्मेथिका में स्टोर होता है। तो इतना समझ में आ गया कि स्पर्मेथिका फीमेल कॉकरोच में होगा, तो भाई ये मेल तो नहीं हो सकता, यही गलत था, ये मेल नहीं होगा। दैट इज पहला सही, दूसरा गलत, सेकेंड आंसर। अब देखिए कहते हैं कि जब सेल का चैप्टर शुरू हुआ था तो स्टार्टिंग में दो साइंटिस्टों ने अपनी अपनी बात कही कि भैया एक थे 1838 से मैथेयस स्लाइडन, ये जर्मन बॉटनिस्ट थे। इन्होंने कहा कि लार्ज नंबर ऑफ प्लांट जो होते हैं या सभी पौधों की बात करें वो विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं के बने होते हैं जो टिश्यू बनाती हैं पौधे की। और 1839 में स्वान नाम के साइंटिस्ट थे जो कि ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, जो कि इन्होंने विभिन्न प्रकार के एनिमल के सेल को देखा और इन्होंने बताया कि सब में एक प्रकार का बाउंड्री है, हर कोशिका में हमें एक बाउंड्री दिखाई पड़ रही है जिसे आज की डेट में हम प्लाज्मेट कहते हैं। तो ये एक प्रकार की किसी जीव के सेल से बने होने की बात को ये लोग कह रहे हैं। यहाँ प्लांट पे स्टडी किया या एनिमल पे स्टडी किया, मेजॉरिटी ऑफ जो स्टडी होती है इन्हीं पे की जाती है। तो इसी दोनों चीज़ों को, इनकी बातों को मिला करके एक थ्योरी का नाम दिया गया जिसे आप लोग सेल थ्योरी के नाम से जानते हो। लेकिन इनसे ये पूछा गया कि जो नई कोशिका किसी पौधे या एनिमल में किसी जीव में आती है वो कहाँ से आती है। तो ये इनका ड्रॉबैक था कि इन्हें कोई आइडिया नहीं था, नो आइडिया अबाउट सेल डिवीजन। ठीक है, कि नई कोशिका कहाँ से आती है। आपने ये बता दिया कि कोई प्लांट है वो सेल का बना है, वो टिश्यू बनाता है, वो ऑर्गन बनाता है। आपने ये बता दिया कि भाई कोई एनिमल है उसके चारों तरफ एक बाउंड्री, इसे प्लाज्मेट जानते सेल के बने होते हैं। लेकिन इनके पास सेल डिवीजन कोई आइडिया नहीं। तो फिर इसी चीज़ को, बात को समझाने के लिए एक रुडोल्फ विर्चो नाम के साइंटिस्ट आए और उन्होंने एक बात कही, ऑमनिस ई सेल्युला सेल्युला, मतलब हर कोई सेल अपनी किसी पुरानी एग्जिस्टिंग सेल से ही पैदा होगी और आने वाली सेल अपने वर्तमान के सेल से पैदा होगी। मतलब हर एवरी सेल आर एग्जिस्ट जो है वो प्री सेल से आई है। ठीक, तो इसे कहते हैं, इन्होंने सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया। तो कहते हैं मॉडिफिकेशन सेल थ्योरी बाय रुडोल्फ विर्चो, सेल थ्योरी गिवन बाय स्लाइडन एंड स्वान। तो ये दोनों सेंटेंस सही हैं, दैट इज फोर्थ आंसर। अब देखिए ER गोल्गी कॉम्प्लेक्स, आपको सेल में बताया गया, सपोज एक सेल है, ये एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, इतना तो मैं समझता हूं। मैं क्या समझता हूं आप लोग भी समझ रहे होंगे। ठीक, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। अब देखिए इस मेम्ब्रेन के अंदर सेल अपने आप में खुद एक सिस्टम है। ठीक, अब इस मेम्ब्रेन के अंदर कुछ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल होते हैं। ठीक, अब अगर ये मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल, इनके फंक्शन आपस में वेल कोऑर्डिनेट हो जाएं, तो जब दो चार चीजें आपस में जुड़ती हैं तो सिस्टम बनता है। और इसी सिस्टम का नाम है एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम, जिसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम और वैक्यूल, इनके फंक्शन वेल कोऑर्डिनेट हो जाते हैं और ये सब के सब मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर हैं और ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट बनाते हैं। अब देखिए, अब एक बड़ी समस्या, ये कौन कौन कितने मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है। डबल मेम्ब्रेन से घिरे हुए स्ट्रक्चर के क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस है। नॉन मेम्ब्रेन में सेंट्रियोल, राइबोसोम है। इसके अलावा माइक्रोबॉडी, ER गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, वैक्यूल, ये सब के सब सिंगल मेम्ब्रेन वाले हैं। तो भैया ये डबल मेम्ब्रेन से घिरे हुए स्ट्रक्चर नहीं है। ये बात याद है कि डबल मेम्ब्रेन से क्यों, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट है भाई। तो पहले ही हमें ये गलत दिख गया। PPLO में एब्सेंट हो क्योंकि यूकेरियोटिक सेल की प्रॉपर्टी अभी मैंने बताया कि ये एक प्रकार का प्रोकैरियोट है और ये दोनों एंडो सिस्टम का पार्ट है। ये सिंगल मेम्ब्रेन से घिरे हुए हैं, दैट इज थर्ड आंसर। अब देखिए ये बात तो हमको समझ में आती है सर कि मैल्पिगियन ट्यूब्यूल, ठीक, ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन है मेजर काकरोच में, एक्सक्रीटरी ऑर्गन। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं जो एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। उन्हीं में फैट बॉडी है, नेफ्रोसाइट है, यूरोकोस ग्लैंड है। ठीक, ये बात हमको समझ में आती है। तो सर 3 तो सही हो गए, अब चौथा कैसे गलत है। कोलेटियल ग्लैंड, ये फीमेल काकरोच में पाया जाता है जो कि ऊथीका का फॉर्मेशन करता है। फर्टिलाइजेशन के बाद इसमें फर्टिलाइज एग जो होते हैं वो इनकेज होते हैं। तो भैया ये मेल नहीं है, दैट इज ये फीमेल है, ये गलत है, दैट इज फोर्थ आंसर। अब देखिए, आप जब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम देखेंगे बुक में तो वहां पर टिटिलेटर, राइट फैलोमियर, लेफ्ट फैलोमियर, फैली ग्लैंड, मशरूम ग्लैंड, ये सब आपको दिखेगा। तो राइट फैलोमियर, लेफ्ट फैलो, और ये फैलोमियर एक्सटर्नल जेनिटेलिया होते हैं।
अब सर एक्सटेंडेडिया क्या है? ऐसे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो मॉर्फोलॉजिकली एकदम क्लियरली विजिबल हो बाहर से, जैसे मेल में हम लोगों पेनिस है, ठीक है, तो भाई राइट फेलोमिया लेफ्ट फेलोमिया। अब फैलिक ग्लैंड ये फीमेल में नहीं है, ये मेल कॉकरोच में, ये गलत है, और टिटिलेटर मेल में है, दैट इज थर्ड ऑप्शन। अब देखिए फिल इन दी ब्लैंक्स में कहते हैं बेसल बॉडी ऑफ सीलिया बनाने वाला स्ट्रक्चर सेंट्रियोल, और यही सेंट्रियोल स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करता है जो कि आपके सेल डिवीजन में रिक्वायर्ड है। बिल्कुल सही सर, दैट इज सेकेंड आंसर। अब देखिए मैक्सिमम इन फीमेल कॉकरोच, आपको पता ओवरी वन पेयर दैट इज 2, हेपेटिक सी का चाहे मेल हो चाहे फीमेल दोनों में 6 to 8, मेलपिगियन टेबल चाहे मेल हो चाहे फीमेल दोनों में 100 to 150, और ओमेटिडिया चाहे मेल हो चाहे फीमेल एक। अब देखिए अगर हम एक आंख की बात करें तो 2000, तब भी इन सब में ज्यादा, अगर दोनों आंखों की बात करें तो 4000, तो दैट इज फोर्थ आंसर। अब देखिए आपको पता राइबोसोम यूकैरियोट्स में भी है सर, ठीक, प्रोकैरियोट्स में है। प्रोकैरियोट्स में केवल 70s है जिसके कंपोनेंट 50 और 30। यूकैरियोट्स की बात करें, अगर पूरे सेल की बात करें तो ये जो साइटोप्लाज्म आपको दिख रहा है इसमें तो 80s है जिसमें 60-40, और यहाँ पर अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट लेंगे तो उसमें 70, और 70 ये प्रोकैरियोट वाला ही होता है जिसमें 50-30 होता है। ये बात समझ में कि राइबोसोम आपका प्रोकैरियोट दोनों में होता है, और यूकैरियोट में 70s से मैच करेगा, 80s से मैच करेगा। यहाँ कुछ मेंशन नहीं है कि ये साइटोप्लाज्म लिखा है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर ही साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट होते हैं, तो यहाँ यूकैरियोट से दोनों मैच करेगा, और 70-50-30 है, और 80 में क्या 60-40 ना कि 70-40, दैट इज सेकेंड आंसर। अब देखो कार्टिलेज जो है एक प्रकार का आपको पता है कि स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है जो कि थोड़ा सा सॉलिड होता है और प्लाइएबल होता है। सॉलिड तो होता है लेकिन ये मोल्ड किया जाता है, जैसे देखिए टिप ऑफ नोज पर है, ईयर पिन्ना पे, और वर्टिबल कॉलम है जो आप देख रहे हो इतनी आसानी से थोड़ी बहुत मोड़ कर ले रहे हैं कि एडिशन वर्टिबल कॉलम में कार्टिलेज पाया जाता है। टिप ऑफ नोज, आउटर जॉइंट, वर्टिबल कॉलम, दैट इज फोर्थ आंसर। अब देखिए आपको पता कॉकरोच है, तो कॉकरोच का नर्वस सिस्टम हो गया वेंट्रल, ठीक, और ये सॉलिड होता है, ठीक है, और दूसरी चीज नेटवर्क ऑफ गैंग्लिया से इनका बनता है, क्योंकि अभी नर्वस सिस्टम उतना डेवलप नहीं हम लोग की तरह, दैट इज नेटवर्क ऑफ गैंग्लिया। सर जी गैंग्लिया क्या है? ये न्यूरॉन्स के ग्रुप होते हैं, न्यूरॉन ग्रुप, क्या होते हैं? न्यूरॉन ग्रुप, गैंग्लिया, ठीक, तो गैंग्लिया न्यूरॉन ग्रुप होते हैं, लेकिन इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है कॉकरोच में वो डिफर है। हेड में बहुत ही कम नर्वस सिस्टम होता है, हेड होल्ड से वेरी फिट, बहुत ही माइन्यूट छोटा सा, इसीलिए आपकी किताब में लिखा है, अब 1-2 साल पहले पीवाईक्यू है कि अगर हेड को काट के हटा दिया जाए तो भी कॉकरोच 4-5 दिन 6 दिन हफ्ते तक जिंदा रह सकता है, क्योंकि नर्वस सिस्टम बहुत कम होता है, ठीक। तो भाई यही हेड होल्ड से बिट ऑफ नर्वस सिस्टम, एब्डोमेन नहीं है भाई, ये हेड रीजन है, तो ये तो गलत हो गया। अब 3 गैंग्लिया थोरैक्स में, 6 एब्डोमेन में, विजन इसमें मोजाइक होता है, दैट इज फोर्थ आंसर। इनकरेक्ट मैच पूछा गया था। अब देखिए अभी मैंने बताया कि राइबोसोम और सेंट्रियोल नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल है, लेकिन राइबोसोम प्रोकैरियोट दोनों में है। वो कोशिकाएं जिनमें मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनल पाई जाती हैं वो यूकैरियोटिक है, मतलब न्यूक्लियस भी है, ट्रू न्यूक्लियस यूकैरियोट्स और लैक न्यूक्लियस प्रोकैरियोट। तो यहाँ देखिए उल्टा लिखा है कि सेल्स दैट हैव मेम्ब्रेन बॉन्ड न्यूक्लियस, ठीक है, आर कॉल्ड प्रोकैरियोट, नहीं सर यूकैरियोटिक, ये उल्टा लिखा हुआ है, तो यहाँ यूकैरियोटिक होना चाहिए और यहाँ प्रोकैरियोटिक है, ये सेंटेंस गलत है, तो पहला सही है दूसरा गलत है, दैट इज सेकेंड। अब देखिए सेंट्रोसोम की बात करें तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से ऐसे परपेंडिकुलर, तो ये एक एक जो है ये सेंट्रियोल है, ठीक, ये सेंट्रियोल ऐसे दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, और अभी आपने देखा कि सेंट्रियोल क्या बनाता है? बेसल बॉडी बनाता है, स्पिंडिफाई बनाता है, 2 सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर सेंट्रियोल, और बोथ द सेंट्रियोल कहाँ से होंगे? परपेंडिकुलर होंगे, तो ये दोनों सेंटेंस सही है, फोर्थ आंसर। अब देखिए कहते हैं कि सेल की अपनी कोई प्रॉपर्टी, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका अपना बिहेवियर होता है। सिंगर निकोलसन नाम के साइंटिस्ट 1972 में बताए कि फ्लूइड मोजाइक मॉडल, तो उन्होंने कहा कि अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को माने तो भैया जगह जहाँ पर लिपिड के बाइलेयर हैं और बीच बीच में प्रोटीन है, तो जो आपका प्रोटीन है वो तो मोजाइक की तरह है और लिपिड जो है ये फ्लूइड की तरह,
ठीक। तो ये जो फ्लूइड नेचर आता है लिपिड की वजह से, तो ये कुछ प्रॉपर्टी देता है किसको, सेल मेम्ब्रेन को, जिसके कई सारे काम होते हैं। जैसे ये सेल के ग्रोथ में काम करेगा, इंटरसेलुलर जंक्शन बनाएगा, सिक्रीशन है, एंडोसाइटोसिस मतलब कोई चीज़ कोशिका के अंदर आ जाए, एंडोसाइटोसिस, और ये सेल डिवीजन में। अब कहते हैं कि आपको मालूम है कि जितने भी ट्रांसपोर्ट होते हैं एक सेल से दूसरे सेल में होते हैं, और इनके टाइप अलग अलग होते हैं कि एक सिंपल डिफ्यूजन हो सकता है सर जी, ऑस्मोसिस भी हो सकता है, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट हो सकता है, एक्टिव ये सब के सब ट्रांसपोर्ट के टाइप हैं जो कि एक सेल से दूसरे के अंदर बाहर जाते हैं। तो ये मॉलिक्यूल को आर पार करती है, दैट इज फोर्थ आंसर। ठीक, वन ऑफ द मोस्ट ट्रांसपोर्ट। अब देखिए अभी मैंने बताया कि ब्लड, कार्टिलेज, बोन ये सब के सब कनेक्टिव टिश्यू हैं, लेकिन ब्लड जो है ये फाइबर नहीं होता। आपको पता था ये कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर मैट्रिक्स और सेल होते हैं, लेकिन ब्लड जो है आपके उसमें फाइबर एब्सेंट होता है। ठीक, लेकिन ये क्या है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू या स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होगा, ये गलत है, और कार्टिलेज स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू होगा। तो भाई ये दोनों गलत दिख रहा है, बोथ इज इनकरेक्ट, फर्स्ट आंसर। अब देखिए आरबीसी राउंड एंड बाई कॉन्केव मैच्योर होने पर, और इसमें सारे सेल ऑर्गेनल खत्म हो जाते हैं तो न्यूक्लियस एब्सेंट हो जाता है। डब्ल्यूबीसी एमएफ वाइड, नर्व सेल ब्रांच होती है, लॉन्ग होती है, कॉलमनर एपिथेलियम लंबी होती है, नैरो होती है आपकी बुक में सेल में। हालांकि स्ट्रक्चरल में भी चीज दी है, लेकिन इस सेल में जो डायग्राम बने हैं मैंने वहां से लिया है, ए फर्स्ट, बी सेकेंड, सी थर्ड, डी फोर्थ, दैट इज फर्स्ट आंसर। तो आप देख सकते हैं आरबीसी राउंड बाई के फर्स्ट, डब्ल्यूबीसी एमएफ वाइड, नर्व सेल ब्रांच एंड लॉन्ग, और कॉलमनर एपिथेलियम लॉन्ग एंड नैरो, दैट इज फर्स्ट आंसर। अब जमाने से आप पढ़ते हैं सर पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों माइटोकॉन्ड्रिया? क्योंकि यहाँ पर लगातार ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरेशन होता रहता है और शरीर के रिक्वायर्ड के लिए एटीपी ऊर्जा मिलती रहती थी। पावर हाउस ऑफ सेल है माइटोकॉन्ड्रिया, दैट इज ए फोर्थ। ठीक, अब फोटोसिंथेसिस तो क्लोरोप्लास्ट में होता है, ये आपको पता है, सी थर्ड। कॉन्टाइल वैक्यूल जो होते हैं अमीबा में पाया जाता है, प्रोटिस्ट में एक्सीजन ऑस्मोरेगुलेशन, दैट इज सी सेकेंड। और गोल्गी ऑपरेटर्स आपको मालूम है कि राइबोसोम जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच रहता है उस पर प्रोटीन बनती है, लेकिन उसका मॉडिफिकेशन सिसो ट्रांसफेज पे होता है, किसके, गोल्गी ऑपरेटर्स में प्रोटीन मॉडिफिकेशन, दैट इज डी फर्स्ट, फोर्थ थर्ड आंसर। तो आप देख सकते पावर ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया ये फोर्थ, और फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट बी थर्ड, और कॉन्टैक्ट ऑक्सीजन सेकेंड, और डी फर्स्ट। आपको पता एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी लगती है, इसका एग्जांपल सोडियम पोटेशियम पंप है, आपकी सेल के चैप्टर में लिखा है। ऑस्मोसिस वाटर का होता है, एक प्रकार का स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन है, किसका, सॉल्वेंट का या वाटर मॉलिक्यूल का, किसके थ्रू, सेमीफाइनल मेम्ब्रेन के थ्रू, बी फर्स्ट। और राइबोसोम की साइज आपकी बुक में जो दी है वही दी है 50 nm टू 20 nm साइज, और 0.5 माइक्रो टू 1 माइक्रोमीटर, क्या दिया, सिस्टर्नी, दैट इज ए सेकेंड, बी फर्स्ट, सी थर्ड, डी फोर्थ, दैट इज सेकेंड आंसर। ठीक, तो ए सेकेंड और कहीं था ही नहीं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट सोडियम पोटेशियम पंप है, तो आप एक ही ऑप्शन से आंसर निकाल सकते थे। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट सोडियम पोटेशियम पंप ए सेकेंड, ऑस्मोसिस वाटर बी फर्स्ट, और राइबोसोम 50 nm 20 nm साइज सी थर्ड, और सिस्टर्नी 15 12 4 सेकेंड आंसर। अब देखिए राइबोसोम, अभी मैंने बताया साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस होती है, दैट इज ए फोर्थ, और कोई ऑप्शन है नहीं, सेकेंड आंसर। लेकिन फिर भी ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, वो थोड़ा उधर चला गया, ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ठीक, अब देखिए होता क्या, सपोज एक बैक्टीरिया है, आपने इसको स्टेन किया, तो जो स्टेनिंग होती है ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया में आती है, लेकिन फिर हम उसके बाद एल्कोहल एसीटोन से वॉश करते हैं, तो जो बैक्टीरिया के अंदर ये स्टेन सस्टेन रह जाता है वॉश करने के बाद, टेक तो दोनों में आता है, लेते दोनों ही स्टेन है, लेकिन जिसमें रह जाता है वो ग्राम पॉजिटिव, जिसमें नहीं रह जाता है मतलब हट जाता है, कलर डी स्टेन हो जाता है, तो वो होता ग्राम नेगेटिव। तो ये क्या है, टाइप ऑफ बैक्टीरिया है, तो ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव टाइप ऑफ बैक्टीरिया, दैट इज बी थर्ड। और लार्ज सेंट्रल वैक्यूल एब्सेंट इन एनिमल सेल, सी सेकेंड। और SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लांट में लिपिड सिंथेसिस के लिए मेरा साइट है, एनिमल में स्टेरॉइड हार्मोन के लिए, तो दैट इज डी फर्स्ट, क्या गया, सेकेंड आंसर। एंड द लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आपके कुछ साइंटिस्ट दिए जिन्होंने अलग अलग टाइप की खोज की। जॉर्ज पैलेट का नाम तो आप जानते हैं, इन्होंने राइबोसोम ढूंढा, ए फर्स्ट। कैमिलो गोल्गी बॉडी ढूंढा इन्होंने, बी सेकेंड। रॉबर्ट ब्राउन वो ऐसे रॉबर्ट हुक थे जिन्होंने सेल की खोज की, और एंटोनी वॉन लुएनहाउस जिन्होंने पहली बार जीवित कोशिका को देखा। ठीक, और इसी प्रकार से रॉबर्ट ब्राउन न्यूक्लियस की खोज की, सी थर्ड। फ्लेमिंग वो साइंटिस्ट है जिन्होंने न्यूक्लियस का स्टेन किया, ठीक, और न्यूक्लियस स्टेन किया, और उन्हें वहां पर कुछ स्ट्रक्चर देखे जिसे उन्होंने क्रोमेटिन का नाम दिया, तो इन्होंने स्टेन किया, क्रोमेटिन का नाम दिया, दैट इसलिए इनका नाम क्रोमेटिन जुड़ा हुआ है, डी फोर्थ,
ठीक। फोर्थ आंसर, तो आप जॉर्ज पैलेट राइबोसोम ए फर्स्ट, कैमिलो गोल्जी बॉडी बी सेकंड, रॉबर्ट ब्राउन न्यूक्लियस थर्ड और फ्लेमिंग डी फोर्थ। तो प्यारे बच्चों, यही सेशन खत्म हुआ। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि सेशन आपको कैसा लगा। सबसे बड़ी बात जो आपके सामने आ रही है, तैयारी जैसे आगे बढ़ेगी, कभी आपका नंबर घट रहा है, कभी बढ़ रहा है, ठीक, और कभी समस्या जीवन में आ रही है कि सर ये हो गया। बहुत से बच्चों के मन में, जो लोग 2 साल 3 साल 4 साल तैयारी करते हैं, किसी कारण से सिलेक्शन रुक जाता है, तो उनके मन में ख्याल, सर हम अतीत में हमने ये गलतियाँ की थी, हमने वो गलतियाँ की थी, ठीक। तो उन बच्चों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि सर अतीत में हमसे ये गलतियाँ हुई थी, अतीत से बहुत बड़ी गलतियाँ हो गई थी, कल मैं बहुत गलत इंसान था, आज मैं बहुत सही इंसान हूँ। तो मैं उनसे एक बात कहना चाहूँगा, किसी भी चीज़ को जीवन में, किसी भी चीज़ को इम्प्रूव करने का, कोई भी गलती सुधारने का सबसे उपयुक्त समय आज अभी इसी पल होता है, ठीक है। आप अतीत में जाकर के समय चेंज नहीं कर सकते और भविष्य का आप निर्धारण नहीं कर सकते कि भविष्य में क्या होगा और क्या नहीं होगा। जो भी होगा उसे आपको स्वीकार करना है। तो जीवन में किसी चीज़ को इम्प्रूव करने का सबसे उपयुक्त समय आज होता है, अभी होता है। आज आपने इम्प्रूव कर लिया, वही सबसे बेस्ट है। और सबसे बड़ी बात, अतीत में आपने बहुत बड़ी गलतियाँ की थी, आपने कुछ गलत काम किए थे, सही काम किए, वो सारी बातें हैं। आत्मा बदल जाने से शरीर का कोई महत्व नहीं रहता है। अगर आपकी सोच, आपकी जज्बा, आपका विजन, आपका मिशन, आपका उद्देश्य, आपका लक्ष्य अगर बदल गया है, तो शरीर का कोई महत्व नहीं है कि अतीत में आपने क्या किया था। आने वाले समय में आप क्या करेंगे, उसी को दुनिया देखती है, उसी को ये समाज जानता है। तो आत्मा बदल जाने से शरीर का कोई महत्व नहीं रखता। बहुत से ऐसे एग्जाम्पल इस संसार, इस दुनिया में हुए, जो अतीत में कुछ और थे, लेकिन आने वाले समय में उन्होंने संसार को, दुनिया को कई दिशाएं, कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां दी, जिनके जीवन की रही। तो बात को समझिए। और सबसे बड़ी चीज़, रैंक घट रही है, बढ़ रही है, कुछ बच्चे इससे परेशान हैं। अभी जैसे टेस्ट बढ़ेगा, रैंक घटेगा, बढ़ेगा, नंबर घट जाए। सर मेरे 5 गलत हुए थे पिछली बार, इस बार मेरा 6 गलत हो गया, कोई कह रहा है मेरा 10 गलत हो गया। तो मैं उनसे इतना कहना चाहूँ, असफलता सफलता खेल चलेगा, आशा निराशा खेल चलेगा। बात को समझिए। असफलता सफलता खेल चलेगा, आसान खेल चलेगा, लेकिन कि भाई हमें तो केवल इंप्रूव करना है बस, हर हालत में। और जैसे से आपका इंप्रूवमेंट नीट के एग्जाम तक जिसका सबसे बेटर रहेगा वही सिलेक्ट होगा। आपने देखा होगा बहुत से बच्चे जो 520 530 पे थे, उनका सिलेक्शन अगले साल हो जाता है, जो 600 पे थे उनका रह जाता है। क्यों? क्योंकि उनका 1 साल के ड्यूरेशन में उन्होंने उतना बेहतर इंप्रूवमेंट नहीं किया जितना पिछले साल लोगों ने किया है। तो मैं चाहता हूँ ये सोच बनी रहे, ये रणनीति बनी रहे, आपकी ये सोच, ये जज्बा बना रहे। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।